जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 8 हिंदी नाटक विधा से संबंधित यूनिट है। और आपके पाठ्यक्रम में प्रसाद जी के 3 नाटक लगे हैं। उनमें चंद्रगुप्त नाटक, जिसका मूल वाचन हमने करा दिया है। मूल वाचन नोट्स रिवीजन के पहले अगर आप सुनेंगे तो ही जो है आपका ये नोट्स रिवीजन फायदेमंद होगा। मतलब कि पूरा जो हमने अच्छे से करवाया है नाटक, उसको एक बार ज़रूर सुनिए, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगा। और उसका पहला वीडियो तो और अच्छे से आप देखें तो अच्छे से आपको समझ में आएगा नाटक। यहाँ पे देखिए, प्रसाद जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1889 है ना, मूलतः जो है 1889 में जन्म, 1937। और उपनाम जो है प्रसाद जी को कलाधर उपनाम से भी ये लिखते थे। और रचना लेखन ब्रज में भी था, ब्रज भाषा में ही मूलतः शुरुआत में अगर देखें तो ब्रज में था। और ज़्यादातर लेखन का आधार इनका जो भी विषय रहा है, विषय वस्तु के केंद्र में ऐतिहासिक चीज़ों को लेके, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेकर लिखा है इन्होंने। नाटक में इनके, क्योंकि नाटक की श्रेणी में जब आते हैं तो जैसे प्रेमचंद जी को हम उपन्यास और कहानी में देखते हैं, तो नाटक के क्लासिफिकेशन में हम प्रसाद जी को उसी प्रकार देखते हैं। सज्जन, कल्याणी परिणय और इसके अलावा प्रायश्चित, करुड़ालय, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त 1928 में आया था, ये भी पाठ्यक्रम में है। चंद्रगुप्त 1931 में, ये भी पाठ्यक्रम में। ध्रुवस्वामिनी 1933, ये तीनों नाटक करने हैं। बाकी सज्जन 1911, कल्याणी परिणय 12 जो नागरी प्रचारी सभा द्वारा भी प्रकाशित हुआ था, प्रायश्चित 13 में, करुड़ालय भी 13 में, राजश्री 15 में, विशाख 21, अजातशत्रु 22, कामना 23 और इनके अलावा जो है जन्मेजय का नागयज्ञ 26। काव्य में इनके खंड काव्य में जो है, जैसे एक प्रबंध काव्य होता है, खंड काव्य होता है। खंड काव्य में प्रेम पथिक है, महाराणा का महत्व। महाकाव्य में कामायनी भी अपने पाठ्यक्रम में लगा है, यूनिट 5 में। बाकी ये कांटेक्ट नंबर है, जिन्हें भी क्लास वगैरह लेना है मुझसे तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। मुक्त काव्य के तौर पे कानन कुसुम, चित्राधार, गीति काव्य, झरना, आंसू, आंसू कविता भी लगा हुआ 1925 में है, लहर 33 में है। कहानी संग्रह 5 कहानी संग्रह आप देखते हैं 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 29, आकाशदीप भी जो है कहानी वाले यूनिट में लगा हुआ है 7वें में, इंद्रजाल 36। तो यहाँ पे देखना 5 कहानी संग्रह, छाया ये कहानी संग्रह था जिनमें कहानियाँ जो है संकलित है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल। कंकाल, तितली, इरावती, इरावती उपन्यास कंप्लीट नहीं हो पाया था, बाकी कंकाल और तितली इन्होंने लिखा है। काव्य कला और निबंध, अन्य निबंध करके एक निबंध भी है। चंपू काव्य में उर्वशी 1906, बब्रुवाहन। माखनलाल चतुर्वेदी जी के शब्दों में देखिए, कविता प्रसाद का प्यार है, उनका गद्य उनका कर्तव्य है। प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में जिन नाटकों की रचना की, जिन्हें विषय वस्तु की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं: ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक नाटक, काल्पनिक नाटक। ऐतिहासिक में आप देखो, इनका राजश्री है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, कल्याणी, करुड़ालय, अजातशत्रु, ये सभी। राजश्री 15 में, चंद्रगुप्त 31 में, स्कंदगुप्त 28, कल्याणी 12, करुड़ालय और अजातशत्रु 22, ये सभी है ऐतिहासिक। और जो आधा ऐतिहासिक है, आधा कल्पित हो सकता है, उसमें इनका है जन्मेजय का नागयज्ञ 26, विशाख है 21, सज्जन है, ध्रुवस्वामिनी भी है। काल्पनिक नाटक में एक घूंट है और कामना करके, ये दोनों काल्पनिक नाटकों में आते हैं। 1931 में जो चंद्रगुप्त नाटक ही हमारे समक्ष जो आता है, सभी रचनाओं में एक श्रेष्ठ रचना है। ऐतिहासिक आधार को जिस तरीके से इन्होंने आवरण लिया है, कुल 4 अंकों में इसको विभाजित कर इतिहास की घटनाओं को हमारे सामने रखा है। इसमें 3 घटनाएं, जैसे एक अलछेन्द्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय। जैसे नंदवंश के बारे में आपने पढ़ा होगा, महापद्म नंद और पूरा एक नंदवंश ही चल रहा था, यानी मौर्य वंश स्थापित के पूर्व अगर देखें तो ऐतिहासिक स्तर पे, तो ये घनानंद का पूरे मगध पे कैसा था, और एक तरीके से साम्राज्य में बहुत ही पतनोन्मुख स्थिति थी। तो ये जो है अलछेन्द्र का आक्रमण कैसे, और नंदकुल का पराजय और सेल्यूकस का पराभव, है ना। इसके बाद कार्नेलिया से विवाह वगैरह सारी चीज़ें, तो 3 चीज़ को आधार बनाया गया है। और इसके महा संस्थापक के तौर पे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कथा है। ये नाटक जो है मौर्य साम्राज्य के उत्थान के साथ साथ जो है उस समय के महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी है। और ये कहानी के केंद्र में आपने बहुत बार चाणक्य का देखा होगा मूवी क्लिप वगैरह में, कि चाणक्य भी प्रतिशोध लेने की, जब मगध को चेतावनी देने जाते हैं नंदकुल को, तो नंदकुल उनको जो है उनकी बेइज्जती करता है। तो वो भी कहते हैं कि वृषल तुम लोगों को ये चीज़ दिखाएंगे, और अपनी शिखा जो होती है, अपनी चोटी जो होती है, उसको बांधते नहीं, और जब तक उनका जो है एक तरीके से पतन नहीं कर देते हैं। तो ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य को एक तरीके से शिक्षा दीक्षा देके फिर पूरी तरीके से जो भी युद्ध होता है उसमें बिल्कुल
समक्ष खड़े होके जो है सारी चीज़ों को वार को सहते हैं। तो चाणक्य हैं जो प्रतिशोध और विश्वास की कहानी को, जो उन्होंने निर्णय लिया था, जो करना था, मगध को बचाना था, वो करते हैं। और ये नाटक एक तरीके से राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात, आघात, प्रतिसाद, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान, राष्ट्र प्रेम, सब चीज़ दिखाता है। जैसे कार्नेलिया है, कार्नेलिया के माध्यम से कैसे प्रेम जो है प्रसाद जी जो दिखाते हैं कि कोई दूर दराज जो है सेल्यूकस, सब वो बाहर से हमारे यहाँ ग्रीक विजेता आते हैं, मतलब विजेता क्या, वो विजय की इच्छा रखते हैं। तो वहाँ की कोई लड़की आती है और कहती नहीं कि यहाँ से तो अरुणमय या मधुमय देश हमारा, या हमारा तो यहाँ अलग ही संबंध है। तो भारत भूमि को बहुत उसका गौरवगान किया गया अच्छे से। और इसके अलावा यहाँ पे त्याग भी दिखाया गया। अब त्याग चाहे वो देखिए मगध की जो नंद कुल की एक तरीके से राजकुमारी है कल्याणी का त्याग हो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कि हाँ नितांत प्रेम, एकांत प्रेम हुआ और अंततः अपना जो है अंत कर लेती है। चाहे मालविका का आप देखें, चंद्रगुप्त को इतना प्रेम करती है कि लास्ट में बचाने के लिए उसी का वेश धारण करके वो मृत्युशैया पे सो जाती है। तो एक त्याग भी दिखाते हैं। और ये चीज़ एक कॉमन फिनोमिना आप देखो इनका, चाहे आप उठा के आकाशदीप देखिए, आकाशदीप में भी चंपा का आप देखेंगे तो चंपा जो है अपने पिता के प्रतिशोध के लिए वही सेम काम करती है कि वो जो है किस तरीके से जो नायक को छोड़ देती है वहाँ पे। सेम चीज़ आप देखेंगे इनके नाटक में, जो आपके यहाँ स्कंदगुप्त है, देवसेना जो है अपना वो कर देती है कि नहीं भाई मुझे राष्ट्र के हित चीज़ों को काम करना है। तो राष्ट्र सर्वोपरि दिखाया गया और बहुत सारी जो स्त्रियों का त्याग दिखाया गया है। ये नाटक प्रेम और त्याग के लिए भी है, बलिदान की कहानी भी है ये नाटक। और ये नाटक प्रारंभ में कल्याणी परिणय के नाम से, पहले कल्याणी परिणय के नाम से जो है लिखा गया था। श्री प्रकाशक का वक्तव्य देखिए, प्रकाश जी ने न केवल कवि, कहानी लेखक, उपन्यासकार अथवा नाटककार ही है, बल्कि वे इतिहास के मौलिक अन्वेषक भी हैं। हिंदी में चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में विशद ऐतिहासिक विवेचना सबसे पहले प्रसाद जी ने ही की थी। ये उस समय की बात है जब चाणक्य लिखित अर्थशास्त्र का आविष्कार मात्र हुआ था। एवं पुरातत्व के देशी अथवा विदेशी विद्वान चंद्रगुप्त के विषय में उदासीन थे। चंद्रगुप्त के बारे में 1966 1966 में प्रसाद जी ने अपनी यह विवेचना चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रकाशित की थी, जो प्रस्तुत नाटक के प्रारंभ में सम्मिलित है। इस उत्कृष्ट नाटक के लिखने की भावना भी प्रसाद जी के मन में उसी समय से बनी हुई थी। इसी के नमूने पर एक छोटा सा रूपक कल्याणी परिणय के नाम से उन्होंने लिखा भी, जो अगस्त 1912 में नागरिक पिछाड़ी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किंतु वो हिंदी का अनुवाद युग था। और सन अगर देखें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो कैसा था, अनुवाद युग था। लेकिन आप समय के साथ देखेंगे समय बढ़ता गया। 1917 में डीएल राय के चंद्रगुप्त अनुवादित होकर हिंदी में आ गए। अतः इस मौलिक कृति की ओर लोग उतने आकृष्ट नहीं हुए जितने उस अनुवाद के प्रति हुए। फलता वही अनुवाद हेरफेर के साथ कई रूपों में हिंदी पाठकों के सामने लाया गया। और फिर भी प्रसाद जी की मौलिक प्रतिभा इस सुंदर ऐतिहासिक नाटक को अपने ढंग पर लिखने में प्रवृत्त हुई। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वे अपने प्रयास में सफल ही नहीं, पूर्ण सफल हुए। भाषा, भाव, चरित्र, चित्रण सभी दृष्टियों से इस नाटक का अधिकांश देखें इतना मार्मिक हुआ कि प्रसाद जी की लेखनी पर अत्यंत मुग्ध हो उठना पड़ता है। कुल मिलाकर हमारी समझ में प्रसाद जी के बड़े नाटकों में ये सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कल्याणी परिणय भी यथा प्रसंग परिवर्तित और परिवर्तित होकर सम्मिलित हो गया है। ये ग्रंथ 2 वर्ष पहले ही प्रेस में दे दिया गया था, किंतु ऐसे कारण आते गए कि वह अब के पहले प्रकाशित नहीं हो पाया। हमें इसका खेद है। अस्तु ये वर्षों का अन्वेषण पूर्ण उद्योग आज इस रूप में हम पाठकों के सामने बड़े हर्ष के साथ उपस्थित करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पे चंद्रगुप्त कहते हैं, अंगद वेदी वसुधा कुल्या जलधि असली चा पातालम। हर्षचरित से बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित जो है यहाँ पे कहते हैं कि अंगद वेदी वसुधा कुल्या जलधि असली चा पातालम वाल्मीकस्य सुमेरु कत्प्रतिश्च वीरस्य। पात्र परिचय में देखें तो पुरुष पात्रों में कौन कौन से हैं, तो पात्र परिचय पुरुष पात्र में देखें तो चाणक्य विष्णुगुप्त। चाणक्य विष्णुगुप्त मौर्य साम्राज्य के निर्माता। चंद्रगुप्त कौन है, मौर्य सम्राट है ना। तो चाणक्य कौन होते हैं, तक्षशिला के एक तरीके से गुरु तो यही होते हैं चाणक्य, ये सब जो है तक्षशिला में पढ़ते हैं। उनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त होता है, मौर्य साम्राज्य के निर्माता होते हैं। नंद कौन है, मगध सम्राट है नंद। राक्षस मगध का अमात्य है। राक्षस को बाद में देखिए नंदकुल जो है राक्षस को अपने यहाँ पे अमात्य वो कर देता है। और राक्षस जिसे प्रेम करती है सुहासिनी, सुहासिनी को जो उनकी नृत्य मंडली है तो वहाँ की रानी बना देता है। तो नंद जो है यहाँ पे मगध का अमात्य एक हो गया, एक वरुरुचि हो गया। वरुरुचि का दूसरा नाम कात्यायन है, ये भी मगध का अमात्य है, ये भी तक्षशिला से पड़ा होता है। तो राक्षस और वरुरुचि ये दोनों मगध जो है वहाँ के अमात्य हो जाते हैं। शक्टार कौन है, मगध का मंत्री है जिसको कैद कर दिया जाता है और इसी की बेटी जो होती है
का वो होती है, शक्तार की बेटी होती है कौन, सुहासिनी, जिसे राक्षस प्रेम करता है। और इनके अलावा यहाँ पे है आम्भिक। आम्भिक कौन है, तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण, आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार। सिंहरण मालो गढ़मुख्य का कुमार है, जिसे अलका प्रेम करती है, सिंहरण है मालो गढ़मुख्य का कुमार। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा, ग्रीक ऐतिहासिकों का पुरुष, एक ऐसा राजा जिसने जो है सिकंदर को चुनौती दिया था अपने दम पे, जो है जहाँ पे सब लोग जो है उसकी तरफ जा रहे थे तो ये अकेले ही नितांत खड़ा होके लड़ रहा था, तो ये चीज था। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त के पिता। एनासोक्रेटिस सिकंदर का सहचर आया था साथ में। देवबल और नागदत्त ये मालो गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। मालो गणतंत्र के पदाधिकारियों में देवबल है, नागदत्त है। और इनके अलावा गणमुख्य साइबर्टियस मेगास्थनीज, यवन दूत, ये सब आए थे, साइबर्टियस मेगास्थनीज। गांधार नरेश, आंभी के पिता गांधार नरेश, जैसे आंभी के पिता मतलब आंभी को भाई है अलका का, और आंभिक और अलका जो है गांधार नरेश के पुत्र और पुत्री है। और शेल्यूकस कौन है, सिकंदर का सेनापति है। डांडाइन एक तपस्वी है। यहाँ पे स्त्री पात्रों में देखेंगे तो स्त्री पात्रों में अलका, अलका कौन है, अलका है तक्षशिला की राजकुमारी, तक्षशिला की जो है राजकुमारी, यानी आंभी की बहन है। गांधार नरेश की पुत्री है अलका, और ये है तक्षशिला की राजकुमारी। सुहासिनी कौन है, सुहासिनी है सक्तार की कन्या। कल्याणी कौन है, मगध राजकुमारी कल्याणी, और कल्याणी की नीला और लीला करके दो सहेलियां होती हैं। मालविका कौन है, मालविका है सिंधु देश की कुमारी। कार्नेलिया कौन है, सेल्यूकस की कन्या है कार्नेलिया, जिसे बाद में विवाह भी होता है उनका। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता एलिस कार्नेलिया की सहेली होती है, एलिस। तो इस तरीके से हमने ये देखना है कि चाणक्य जो निर्माता और ब्राह्मण है प्रतिशोध चाहते हैं। विष्णुगुप्त, बाकी चंद्रगुप्त हुए, नंद और राक्षस वरुजी कात्यायन, शक्तार हो गए, आम्बिक हो गए, मालोगढ़ का कुमार नेता ये हो गया। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पूरस, सिकंदर ग्रीक, फिलिप्स मौर्य सेनापति, एरासोक्रेटिस, साइबर्टियस मेगास्थनीज यमदूत, देवबल नागदत्त मालो गणतंत्र के पदाधिकारी, और आम्बिक के पिता दंडायन एक तपस्वी। बाकी स्त्री पात्रों में भी लगभग वही हैं। अब यहाँ पे हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार जो प्रसाद जी, इन्होंने भारतीय गौरवपूर्ण इतिहास की पूर्व पीठिका के आधार पर एक ऐसे नाटक की रचना की जो ग्रीक संस्कृति व भारतीय संस्कृति को उनको दर्शाता है व्यापक स्तर पे। पूरा नाटक 4 अंकों में बटा है। पहले अंक में अगर आप देखें तो 11, दूसरे अंक में देखेंगे तो 10, और तीसरे अंक में 9, और जो चौथा अंक है उसमें 14। देखिए चौथे अंक में 14 दृश्य है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 44 आएगा। टोटल ये 4 अंकों में बटा है, क्योंकि जब आप स्कंद गुप्त पढ़ेंगे तो वो 5 अंकों में है, तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना है। वहाँ 5 है, यहाँ पे ये 4 अंक में है, लेकिन 4 अंक 44 दृश्य। बस ये देखना कि 4 अंक 44। पहले अंक में ये है कि 11 है, तो पहले अंक में 11 है तो किसी में 9 होगा ना। अगर एक में 11 हो गया तो किसी में 9 होना चाहिए, तब 20 हो जाएगा। तो पहले अंक में 11 हो गया, दूसरे अंक में 10 हो गया, तीसरे अंक में 9 हो गया, तो 9 प्लस ये 11 20 हो गया, 10 30, और लास्ट वाले में 14 हो गया, 14 यानी टोटल हो गया 44। तो 11 10 9 14 ये क्रम ध्यान रखना है। पहले में 11, दूसरे में 10, तीसरे में 9, फिर 14 14 करके चौथे में। इस प्रकार नाटक कुल 44 दृश्यों में पूरा होता है। नाटक को रुचिकर और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रसाद जी गीत का उपयोग करते हैं। नाटक में कुल गीतों की संख्या 11 है। कुछ गीत प्रेम के हैं तो कुछ देश प्रेम के हैं, तो गीत से भी यहाँ भी गीत है, ऐसे ही आपको स्कंदगुप्त नाटक में भी गीत देखने को मिलेगा। नाटक का प्रारंभ जो है ये कहाँ से होता है, तक्षशिला के गुरुकुल में जो युवक हैं उनकी बातचीत आपस में चल रही होती है। मतलब कि शिक्षा ग्रहण करने हेतु ये लोग गए होते, तो तक्षशिला के गुरुकुल में युवक आपस में बातचीत कर रहे होते। वहाँ वहीं पे मैत्री, प्रेम और संघर्ष के बीच सब शुरू होते हैं। अलछेन्द्र के आक्रमण के बारे में पता चलता है, और नंद कुल का विनाश और संघर्ष से संबंधित समस्त पात्रों का प्रवेश पहले अंक में हो जाता है कि ऐसे देश पे भारी आक्रमण होने वाला है और सब लोग गुटबाजी में, यानी पूरा जो अखंड भारत है वो खंड खंड में बटा हुआ है, तो कैसे इन चीज़ों से निकाला जाएगा इन चीज़ों को, तो पहले अंक में ही ये सारी चीज़ें बातचीत हो जाती है। नंदकुल के सर्वनाश को योजना के तरह की कैसे योजना बनाया जाए, और चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य बनाते हैं सीमा प्राप्त की ओर प्रस्थान। और प्रतिपक्षी जो आम्भिक है, जब उसको ये सब पता चलता है, क्योंकि वो जो बाहरी यवन आक्रमणकारी उनसे मिला होता है, तो आम्भिक का सिंधु तट पर विरोध।
डांडायन के आश्रम में फिर दोनों विरोधी वर्ग जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। डांडायन की प्रशंसा से चंद्रगुप्त का सम्मान दूसरों की दृष्टि में बढ़ जाता है, क्योंकि डांडायन कहता है भावी चंद्रगुप्त ही भारत का अखंड सम्राट या एक तरीके से छत्र सम्राट होगा। मगध से लेकर गांधार तक की राजनीतिक स्थिति को प्रतिष्ठा प्राप्त होनी है वो पहले अंक में दिखा दिया जाता है 11 दृश्य में। फिर इसके बाद जो हमारा ये अगर देखिए ये भारत का कुछ मैप है, तो ये आपका पश्चिमोत्तर एरिया, यहीं से सारे आक्रमणकारी आते हैं। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्राप्त की राजनीतिक वस्तुस्थिति की स्पष्ट रूपरेखा आपको दूसरे अंक में देखने को मिल जाता है। और फिर यहाँ पे पता चलता है जो दुराचारी फिलिप्स है, फिलिप्स जो है उसके चंगुल से कार्नेलिया का उद्धार करके उसका अपना बन जाना सूझबूझ और अपरिमित शक्ति के आधार पर सिकंदर को नीचा दिखाने में सफल था। यहाँ पे जो कार्नेलिया है, तो ये फिलिप्स अपना प्रेम प्रसंग कार्नेलिया के साथ छेड़ता है और चंद्रगुप्त उस चीज़ से उसकी रक्षा करता है और इस तरीके से सिकंदर को नीचा दिखाने में भी सफलता प्राप्त होती है। विदेशी सेना को यथार्थ स्थिति की जानकारी चाणक्य को मिलना, चंद्रगुप्त को दोनों गणतंत्रों का सेनापति आदि कई घटनाएं घटती हैं। इसी में जो घायल सिकंदर को जब चंद्रगुप्त प्राणदान देता है, इस स्थल पर उसका व्यक्तित्व निखर उठता है। तो समस्त कार्य व्यापारों के केंद्र में क्या है? मगध है। अपनी विद्या बुद्धि से चाणक्य चंद्रगुप्त को शक्ति संपन्न बनाकर नंद वंश के उन्मूलन में प्रवृत्त होता है। विद्रोह की ज्वाला में नंद का सर्वनाश होता है और सभी लोग एकमत होकर चंद्रगुप्त को शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। अंत में चाणक्य के कुचक्र में फंसकर पर्वतेश्वर के प्राणों का अंत हो जाता है तथा कल्याणी भी आत्महत्या कर लेती है। कल्याणी जो है खुद वो कटार भोगती है जब ये क्या नाम है इसका पर्वतेश्वर जब जानता है, क्योंकि पर्वतेश्वर के पास नंदकुल से पहले गया होता विवाह का प्रस्ताव कल्याणी के लिए, तो कल्याणी के लिए पर्वतेश्वर इसलिए ठुकराया होता, कहता है कि वो नीच कुल के लोग हैं, हम नहीं करेंगे। और कल्याणी उसे बदला लेने के लिए बचाने के लिए आती है और लास्ट में फिर कल्याणी के पास पर्वतेश्वर जाता है, देखता है अरे त्युति बहुत सुंदर है ये है, लेकिन कल्याणी फिर उसकी कटार उसको भी भोगती है और खुद भी मार देती है। जब चंद्रगुप्त उससे मिलता है तो फिर जब वो अपना प्राण न्यौछावर करती तो कल्याणी कहती मैंने सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्रेम किया और सिर्फ तुम थे। वो चंद्रगुप्त को लास्ट में पता चलता है। चंद्रगुप्त का राज निष्कंटक हो जाता है। इसके बाद भी छोटे बड़े आंतरिक विद्रोह होते हैं, पर चाणक्य के सत्य प्रयासों से सारे शांत हो जाते हैं। राक्षस तथा सुहासिनी तथा चंद्रगुप्त एवं कार्नेलिया को प्रणय सूत्र में बात कर वो राजनीति से संन्यास ले लेता है। इसी के साथ नाटक का अंत होता है। तो कुल मिला के राजनीतिक दृष्टि से चंद्रगुप्त का समय पारस्परिक व्यामनस्य ईर्ष्याफूट झगड़ों का था। राजानंद बड़ा विलासी किस्म के था, सुरा सुंदरी में डूबा रहता था और इस तरीके से जो है वो पर्वतेश्वर का साथ कोई नहीं दे रहा था। जब यवन आक्रमणकारी वो कर रहे थे तो पौरष का वो एक छत्र अकेला ही बचाव कर रहा था। तो ना आम्भीक उधर से तैयार हो रहा था, ना इधर से मगध से कोई तैयार हो रहा था। तो ये सारी चीजें थी। तक्षशिला का राजकुमार शत्रुपक्ष यवनों का समर्थन करता। छोटे छोटे अनेक गणतंत्र बटे थे, इसी वजह से तो बाहरी सत्ता जो है आक्रमण करके यहाँ पे लंबे समय से रह गए। सामाजिक दृष्टि से चंद्रगुप्त का समय अशांति और पारस्परिक कला से युक्त था। ब्राह्मण और क्षत्रिय में पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष व संघर्ष का भाव सदैव रहता था। अब आप यही देख लो ना, पर्वतेश्वर जो है एक बार मगध को नीचा दिखाता है, फिर कल को जब इनके यहाँ पे पर्वतेश्वर से मगध के लिए जीतने के लिए क्या नाम है चाणक्य जाता है, तो चाणक्य को भी नहीं बोलता है कि तुम चंद्रगुप्त को बैठाओगे, वो भी नीच कुल का है। तो जातीयता कुछ ज्यादा ही हावी थी। ब्राह्मण होने के कारण ही सक्तार के पुत्रों का भी वध नंद द्वारा करवाया गया है ना। तो ब्राह्मण और उसमें बड़ा द्वेष चलता था, क्योंकि नंद कुल भी एक तरीके से वृषल मतलब कि निम्न कुल का था और फिर ब्राह्मण ब्राह्मण से उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों में बहुत ज़्यादा वैमनस्य की स्थिति थी। क्षत्रिय आम्भीक जो था, क्षत्रिय आम्भीक ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित करता है, तो क्षत्रिय नंद ब्राह्मण नाम से घृणा करता है। ब्राह्मण होने के कारण ही सक्टार जो था, सक्टार जिनकी पुत्री कार्नेलिया है, अरे जिनकी पुत्री सुवासिनी है जो राक्षस से प्रेम करती है, तो सक्टार के पुत्रों का वध जो है वो नंद द्वारा करवाया गया। शायद उसके 7 पुत्र होते मार दिया जाता है, इसको भी बंदी बना लिया जाता है। इतना ही नहीं, वो चाणक्य के पिता जो चड़क हैं उनको भी मगध से निकाल देता है। ब्राह्मण होने के कारण ही नंद जो है चाणक्य का भी अपमान करता है और अंत में उसकी शिखा पकड़वा कर प्रतिहारी द्वारा बाहर निकलवा देता है। क्षत्रिय और शूद्रों के द्वेष भी दृष्टिगत होते हैं। पर्वतेश्वर भी नंद को शूद्र समझता है, इसीलिए जब वो उसकी पुत्री कल्याणी से विवाह करना का प्रस्ताव जाता है तो वो अस्वीकार कर देता है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत होता है जब बातचीत होती है सुहासिनी और राक्षस को, कि कितने लोग यहाँ बौद्ध धर्म को मानते हैं। बाद में ये भी बौद्ध धर्म को मानने लगता है नंद कुल का। तो धार्मिक दृष्टि से बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का बोलबाला है इसमें। दोनों धर्मों में विरोध था। अमात्य जो है राक्षस बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो चाणक्य जो था ब्राह्मण धर्म का समर्थक। राक्षस का मानना था कि केवल सधर्म की शिक्षा ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है और वो तो मगध में ही मिल सकती है। जब वहाँ के स्नातक तक्षशिला के आते हैं
तो ये कहता है कि अगर जो स्वधर्म की शिक्षा चाहिए वो तो यही मिल जाता है, फिर हम पैसे खर्च करके इनको अपने राज्य के पैसे पे बाहर पढ़ने क्यों भेजते? और इसके विपरीत चाणक्य का विचार था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती है। भले ही वह संघ विहार में रहने वालों के लिए ज़रूरी हो, चाणक्य के अनुसार राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, ये सीधे ये ताल ठोके कहते हैं। प्रसाद ने कुल मिला के चंद्रगुप्त नाटक में विभिन्न परिस्थितियों को इस तरीके से हमारे समक्ष रखा, देश काल वातावरण का यथार्थ चित्रण। उस समय की राजनीति झांकी देखने को मिल जाता है, इस तरीके से बहुत ही मुखर रूप में चीज़ें आती हैं। एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है। नाटककार ने भारतीय इतिहास के मौर्य काल का चित्रण किया है, प्राचीन संस्कृति से एक तरीके से हमारा परिचय कराया है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्रसाद की प्रौढ़ रचना है। अब यहाँ पे देखिए नाटक के जो महत्वपूर्ण बहुत सारे बिंदु हैं उन पे हम बात करेंगे। यहाँ पे मौर्य वंश के बारे में थोड़ा-सा अगर आपने पढ़ा हो तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, है ना? चंद्रगुप्त प्रथम को आपने देखा तो एक पूरा एक वंशज चलता है और इसी में आप देखेंगे उधर कुमारगुप्त जो है स्कंदगुप्त, तो आगे आप देखिए स्कंदगुप्त भी नाटक लिखा गया है ना? इसके अलावा तो आप यहाँ पे ये देखो कि राजपूतों की 4 जातियों में प्रमुख परमार जाति थी और जहाँ तक इतिहास ये पता चलता है उन लोगों ने भारत के विभिन्न राज्यों में फैलकर नवीन जनपद और अक्षय कीर्ति उपार्जित की। धीरे-धीरे भारत के श्रेष्ठ राजवर्ग में इनकी गणना होने लगी। यद्यपि स्कूल की भिन्न-भिन्न 35 शाखाएँ पर सब में प्रधान और लोक विश्रुत मौर्य नाम की शाखा हुई। महापद्म के पुत्र महापद्म के पुत्र घरानंद से मगध का सिंहासन लेने वाला चंद्रगुप्त मौर्य के नगर का राजकुमार था। महापद्म के पुत्र घरानंद से मगध का सिंहासन लेने वाला चंद्रगुप्त मौर्य के नगर का राजकुमार था। चाणक्य इनके बहुत से नाम मिलते हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, है ना? द्रुमिल कहते हैं ये सभी। बाकी ये नाटक 1931 में प्रसाद जी का नाटक कुल 4 अंकों में है, कुल 44 दृश्य में है, 11, 10, 9, 14 और कुल पात्रों की संख्या 35, 24 पुरुष और 11 स्त्री है। तो काफ़ी स्त्रियों की संख्या भी इसमें है। 24 पुरुष ये, 35 ये। नाटक में कुल गीतों की संख्या 13। कुल कितने वर्ष की घटना का जिक्र है? 22 वर्ष की घटना का जिक्र है। इतिहास की 3 घटनाओं का जिक्र है। अलछेद का आक्रमण, नंदकुल की पराजय, सेल्यूकस का पराभव। नाटक का आधार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का इतिहास है। नाटक का विषय क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की स्थितियों का चित्रण। विदेशी आक्रमण का चित्रण में जो है सिकंदर है, सेल्यूकस का आक्रमण है। बाकी आंतरिक कूटनीतियों का चित्रण, विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय की थीम। आप नाटक 1931 के पूर्व इसको कल्याणी परडे 1912 में इस नाम से नागरिक पिछाड़ी पत्रिका प्रकाशित हुआ था। मतलब ये 1931 के पूर्व अगर देखें तो कल्याणी परडे के नाम से। इसके बाद इसमें कुछ और कथा जोड़कर चंद्रगुप्त नाम से इसको 1900 जो है 31 में, मतलब ये चंद्रगुप्त नाटक का नाम बदलकर फिर कहते हैं कि अभिनव चंद्रगुप्त भी कर दिया गया 33 में, लेकिन 1931 में ये चंद्रगुप्त नाम से आया था। बाकी पहले तो 1912 में कल्याणी परडे से था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व पर भारत पर आक्रमण किया था और नाटक में अतीत के कथाचित्र के द्वारा वर्तमान के संकट को समझने की कोशिश भी इसमें की गई है। स्रोत में मेगस्थनीज के इंडिका, विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र, अर्धकथा, कथा सरिसागर आदि के आधार पर चंद्रगुप्त के जीवन की प्राथमिक घटनाओं का पता चलता है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र सोन और गंगा नदी के संगम पर थी। मंत्री वरुरुचि इनका नाम कात्यायन भी है। राजबंदी मौर्य सेनापति का चंद्रगुप्त का लड़का है राजबंदी मौर्य। पाटलिपुत्र में मगध राज के सिंहासन पर 321 ईसा पूर्व में आसीन हुए। यानी पाटलिपुत्र में मगध राज के सिंहासन पे 321 ईसा पूर्व में आसीन हुए। चंद्रगुप्त नाटक की आलोचना कुछ कारणों से होती है कि पात्रों की संख्या ज़्यादा है, नदी और नौका का दृश्य, तो मंचन कैसे करेंगे? तो प्रसाद जी सीधे सीधे कहते हैं मंचन की दृश्य से सारी चीज़ों को नहीं लिखते हैं। युद्ध दृश्यों का भरमार, हाथी घोड़े रथ का प्रयोग, जघन्य संस्कृत में शब्दावली। तो हाँ, ये बात है कि पढ़ने में समझ में कठिनाई से आता है। चाहे आप इनका मैंने स्कंदगुप्त कराया है, ये भी कराया है, तो वो संस्कृत में शब्दावली है। अब एक-एक अंक के जितने दृश्य हैं, जैसे पहले अंक में 11 दृश्य है, दृश्य का क्रम आ सकता है, कौन से में कौन से अंक में कौन सा दृश्य आता है, ये पूछा जा सकता है। इसलिए आपको दृश्यों पे गौर करना है। अब ऐसे हम थोड़ा-सा आपको समझाते हैं तो शायद ये दृश्य याद रह जाए, बाकी पूरा नाटक सुन लीजिएगा। पहले अंक का दृश्य अगर आप देखेंगे तो जो पहला अंक है, जब ये शुरू होता है, तो जैसे मान लीजिए कि आप सभी कहीं बाहर पढ़ने गए हो, है ना? तो चंद्रगुप्त नाटक में शुरुआत ऐसे, तो मान लो आप कहीं पे बाहर पढ़ने गए हो, कॉलेज में लास्ट दिन चल रहा है, पढ़ाई खत्म हो गई। कुछ ऐसे ही समझ लीजिए यहाँ पे आंभिक है और क्या ये जो चंद्रगुप्त सब पढ़ने आए, तक्षशिला में पढ़ते थे और लास्ट क्लास हो गया है और मतलब ये है कि अब वापस जाना है और गुरु इनके चाणक्य हैं। तो तक्षशिला के गुरुकुल का मठ है ना?
और फिर वहाँ पे ये चीज़ पहला हो जाएगा दृश्य, पहले अंक के दृश्य में ये पहला अगर आप देखेंगे तो ये पहला हो जाएगा आपका पहला दृश्य, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ है। और इसके बाद एक तरफ ये मठ का काम खत्म होता है, जितनी बातचीत होती है आंबिक और अलका सब यहाँ पे मिलते हैं, बातचीत होती है भावी योजना की और सारी चीज़ें होती है, फिर खत्म यहाँ। फिर दूसरी तरफ आपको तुरंत, क्योंकि नाटक में सारी चीज़ें पहले ही अंक में परिचय कराना है, तो एक तरफ इन सारे लोगों से परिचय करा दिया, आंबिक से, अलका से, है ना, और इनके अलावा जो आंबिक अलका के अलावा चंद्रगुप्त से हो गया, सिंहरड़ से हो गया, और इनके अलावा हाँ, आंबिक अलका, चंद्रगुप्त, सिंहरड़ और चाणक्य। अब इसके बाद दूसरा क्या है कि आक्रमण वगैरह वाली बात हो गई, दूसरा आपको मगध का भी तो दिखाना है। तो मगध सम्राट का जो विलास कानन है, जहाँ पे भोग विलास चलता है, वो कानन कुंज जो है, दूसरा दृश्य वहाँ का दिखाते हैं। इसके बाद तीसरा ये दिखाते हैं कि जो पाटलिपुत्र है उसमें एक भग्न कुटीर है, एक भग्न कुटीर है। और इनके अलावा फिर चौथे दृश्य में दिखाते हैं जो कुसुमपुर है, वहाँ कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर का एक रास्ता है। तो कुसुमपुर है और कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर, मान लीजिए कुसुमपुर में सरस्वती मंदिर है, वहाँ का एक उपवन का रास्ता है, उपवन का रास्ता है जो गुजरने वाला है। और इसके बाद जो है मगध में नंद की राज्यसभा का जिक्र है। तो आप ये देखो कि पहले में सबसे पहले आपने देखा कि तक्षशिला का वो जो है मठ है, तक्षशिला का मतलब कि इन लोगों का गुरुकुल वाला मठ है। इसके बाद तुरंत इन लोगों ने मगध का सारा चीज़ दिखाया कि मगध में विलास कानन कैसे है। मगध के विलास कानन के बाद तीसरे नंबर पे इन्होंने क्या दिखाया, अब यहाँ पे देखिए एक भग्न कुटीर दिखाते कि पाटलिपुत्र मगध में कोई एक भग्न कुटीर है, ठीक है। अब इसके बाद कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का रास्ता है। फिर मगध में नंद की राजसभा को फिर से दिखाते कि ये नंद की राजसभा। इसके बाद सिंधु तट पे अलका और मालविका, सिंधु तट पे अलका और मालविका वो जो मानचित्र वाला आएगा कि ये लोग सिंहरड़ को मानचित्र देती हैं कि देखो ऐसे हमारा भाई आंबिक जो है कैसे यवनों के हाथ बिक गया है। तो सिंधु तट पे अलका और इस सिंधु देश की राजकुमारी मालविका, जिसके साथ जो है अलका जो है उसके साथ सिंहरड़ के साथ मालविका को भेज देती है। फिर इसके बाद है मगध का बंदी गृह, कि मगध में कैसे बंदी गृह में लोगों को रखा गया है। इसके बाद गांधार नरेश का प्रकोष्ठ दिखाया गया है। गांधार नरेश जिनकी बेटी अलका होती है, आंबिक लड़का होता है, तो गांधार नरेश का प्रकोष्ठ। पर्वतेश्वर की राज्यसभा का जिक्र है। इसके बाद कानन पथ में अलका, कानन पथ में रास्ते में अलका अकेले चलती है ना, बाद में फिर वो डांडायन के यहाँ भी जाते हैं। तो सिंधु तट पर डांडायन का आश्रम, लास्ट में ये अलका भी डांडायन के यहाँ जाती है, उसको गलतफहमी हो जाती है कि शायद चाणक्य और क्या नाम है चंद्रगुप्त, तो ये लोग जो है यवन से मिले हैं और उधर वो लोग भी आते हैं। और उसी समय तो ये अपना भी दूत भेजता है, क्या नाम है, सिकंदर भी भेजता है। तो कुल मिला के पहले में जो 11 दृश्य हैं उसमें गुरुकुल का मठ, फिर मगध का विलास कानन, पाटलिपुत्र में भग्न कुटीर भी है, कुसुमपुर वाला सरस्वती मंदिर भी है, मगध में नंद की राजसभा, सिंधु तट अलका और मालविका, मगध का बंदीगृह, गांधार नरेश का प्रकोष्ठ, पर्वतेश्वर की राजसभा, कानन पथ में अलका और सिंधु तट पर डांडायन, यानी डांडायन के आश्रम में आशीर्वाद लेने ये सब पहुंचते हैं। और दूसरे अंक के दृश्य में अब आप देखो दूसरा अंक क्या है, 10 दृश्य है, पहले में 11 हमने देखा और दूसरे में 10 है। अब 10 में क्या है कि उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई कार्नेलिया, कार्नेलिया उधर से आई है, और जो उद्भांड में सिंधु नदी है उसके किनारे ग्रीक शिविर लगा है, और सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष है ना, सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर लगा है, ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी है। इसके बाद एक रास्ता दिखाया है झेलम तट का वनपथ, जिसको कहते हैं कि वो पार भी नहीं कर पाया झेलम तट सिकंदर, तो झेलम तट का वनपथ। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ कैसे पर्वतेश्वर लड़ता है, युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। फिर मालो में सिंहरड़ के उद्यान का एक बगीचे का अंश दिखाया गया है। बंदीगृह, घायल, सिंहरड़ और अलका। इसके बाद मालों के स्कंधावार में युद्ध परिषद कैसे बैठता है, मालों के स्कंधावार में। फिर पर्वतेश्वर का प्रसाद, पर्वतेश्वर का जो महल है वो। राबी के तट पर, अब यहाँ पे झेलम का तट है, सिंधु तट आया है, राबी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त, राबी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त। शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। और मालोदुर का भीतरी भाग एक शून्य पर कोटा। अंक 3 के दृश्य में आप देखेंगे तो यहाँ पे बिपाशा तट का शिविर है,
बिपाशा तट देखिए, और बिपाशा तट का जिक्र आया है, राबी तट का आया है, झेलम तट का आया है, सिंधु तट का। तो अंक तीसरा दृश्य जिसमें 9 है, इसमें बिपाशा तट का शिविर है। फिर बिपाशा तट के शिविर के बाद राबी तट के उत्सव शिविर का एक पथ है। रावी का तट सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है, चाणक्य और पर्वतेश्वर। पथ में चर और राक्षस, मगध में नंद की रंगशाला, कुसुमपुर का प्रांत भाग चाणक्य, मालविका और अलका। नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ, कुसुमपुर का प्रांत भाग में पथ, चाणक्य और पर्वतेश्वर, नंद की रंगशाला, सुवासनी और राक्षस बंदी वेश में। अंक 4 जिसमें 14 दृश्य हैं कुल। मगध में राज की उपवन कल्याणी, पथ में राक्षस और सुवासनी, परिषदगी, प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त का प्रवेश, प्रभात राज मंदिर का एक प्रांत, सिंधु तट पर पर्णकुटीर, चाणक्य और कात्यायन, कपिशा में अलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर, पथ में चंद्रगुप्त और शनि, ग्रीक शिविर, युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंगरण शिविर का एक अंश, पथ में साइबर्टियस और मेघस्तीस, दंडायन का तपोवन, राजसभा। अब कुल गीत में देखिए कौन कौन से गीत आए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे तुम कनक की किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, सुवासनी। पहला अंक दूसरे दृश्य में अगर आप देखें तो हमने बताया था कि पहला जो अंक था उसमें पहला दृश्य तो वो तक्षशिला के जितने भी लोग थे गुरुकुल वाला था, और गुरुकुल के बाद जो इनके यहाँ पे विलास कानन की बात किया गया था, उसी विलास कानन में ही आप देखेंगे जो सुवासनी जो सक्तार की कन्या है, ये मगध इनके यहाँ पे रहती है। तो जो सुवासनी उसका प्रेम हो जाता है राक्षस से, जिसको अमात्य की पदवी दी जाती है। तो सुवासनी से कहा जाता है कि गाना गाए मन बहलाने के लिए, तब ये गाती है तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप यानी तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, सुवासनी गाती है, पहला अंक दूसरे दृश्य में। इसके बाद तो राक्षस से भी कहा जाता है कि तुम भी कुछ गाओ, उसी दृश्य में सुवासनी कहती है राक्षस से भी। तो वो कहता है निकल मत बाहर दुर्बल, आह लगेगी तुझको हंसी की, निकल मत बाहर आह लगेगी तुझको हंसी की सीत, ये गाती है। इसके बाद जो है अंक दूसरा अंक दृश्य 1 कार्नेलिया। कार्नेलिया कहाँ पे बैठी है, पेड़ के छांव के नीचे, उसका ग्रीक शिविर है, बताया था ना, ग्रीक शिविर है, ग्रीक शिविर के किनारे जो है वहां पे तट पे बैठी पेड़ के नीचे कार्नेलिया। तो उसे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, तो वो कहती है अरुणीय मधुमय देश हमारा, जहाँ क्षितिज पे मिलता है एक सहारा ये। इसके बाद जो अलका है, अलका अंक दूसरा जो है, दूसरा अंक दृश्य 5वां, दूसरे अंक के 5वें दृश्य में प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह। अब ये जो अलका है, अलका किसकी प्रेयसी है, सिंहरण की, सिंहरण को अलका प्रेम करती है। लेकिन क्या होता है बाद में जो है पर्वतेश्वर जो है इसको बहुत चाहने लगता है, तो पर्वतेश्वर इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो अलका अंक दूसरा दृश्य 5वां। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो ये है दूसरा दृश्य जिसमें जो है बंदीगृह है और घायल सिंहरण और अलका है, और यहाँ पे अलका जो है ये गाना गाती है, बंदीगृह में घायल सिंहरण और अलका, सिंहरण से बहुत अलका प्रेम करती है, पर्वतेश्वर के प्रसाद में भी ये गई होती है, समझौता करती है सिर्फ किसको, सिंहरण को बचाने के लिए। तब वहाँ पे ये गाना गाती है प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह। इसके बाद अलका जो है, अलका अंक दूसरे में दृश्य 7वें में जब उसके प्रसाद में होती है, तो गाने की बात उसके महल में होती पर्वतेश्वर की, कहती है विखारी किरण अलग व्याकुल हो विरस वदन पर चिता लेख, विखारी किरण अलग व्याकुल हो विरस वदन पर चिता लेख। इसके बाद सुवासनी अंक तीसरा दृश्य 5वां, आप इस यवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है। अब सुवासनी अंक तीसरा दृश्य 5वां, तीसरा अंक जो है दृश्य 5वें आप देखेंगे मगध में नंद की रंगशाला है, तो पहली बार भी मगध की रंगशाला में ही ये मतलब वो गाना गाई थी, और यहाँ भी तीसरे अंक में ही क्योंकि उन्हीं के यहाँ रहती है, तो मगध में नंद की रंगशाला जमघट लगा हुआ है, और वहाँ पे फिर जो है सुवासनी को गाने के लिए कहा जाता है, तो सुवासनी जो है यहाँ पे ये गाना गाती है। ये गाती है आप इस यवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है। सुधा सिकत से निकला दो, ये कल्याणी है अंक 4 दृश्य 1। कल्याणी जो है चौथे अंक में दृश्य 1 में देखेंगे तो क्या होता है,
ये मगध में राज की उपवन कल्याणी। तो यहाँ पे जो कल्याणी है, कल्याणी उनकी पुत्री है, मतलब नंदकुल की राजकुमारी है वो। तो ये नंदकुल की राजकुमारी भी गाना गाती है, सुधा सिकस से नहला दो। फिर इसके बाद कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है पतंग सा इसमें होकर मनमतवाला पड़ता है। नेपथ्य से गान अंक 4 दूसरे दृश्य में आता है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है सा इसमें होकर मनमतवाला पड़ता है। मधुप कब एक काली का है पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग। मालविका से गाने के लिए कहा जाता अंक 4 दृश्य 4। यहाँ तक चंद्रगुप्त कहता है कि गाना गाओ, जबकि उसके टीचर आके यानी चाणक्य हड़का देते हैं। तो ये प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है, तब मालविका से कहता है गाने के लिए, तो वो वहाँ पे ये गाना गाती है। इसके बाद मालविका ही चौथे दृश्य चौथे ही अंक में, देखिए चौथे अंक में चौथे दृश्य में ही ये भी गाती मधुप कब एक काली का है पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, और बजरही वंशी आंखें याम की। इसी में मालविका का अंत भी हो जाता है। और यहाँ पे मालविका चौथे अंक चौथे दृश्य में देखिए 3 गाना, ओ मेरे जीवन की स्मृति ओ अंतर के आतुर अनुराग, क्योंकि ये प्रेम करती है उसे। तो मधुप अब कब एक काली का है पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ सुहाग, बजरही वंशी आंखें याम की मालविका, और मालविका वो मेरे जीवन की स्मृति वो अंतर के आतुर। कुल 3 गाना इसका मालविका का हो गया। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध, ये तो अलका जो है लास्ट में जब लीड करती है, नेतृत्व तो करती है वहाँ पे गांधार में, तभी हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध आरती ये करती है अलका समेत। और छठे दृश्य की बात है, सखे वो प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी। सुहासिनी अंक 4 9वां दृश्य, जब वो आई थिंक कार्नेलिया से मिलती तब ये दो है दृश्य जो है 9वां, हाँ 9वें दृश्य में ये गाना आता है। यहाँ 9वां दृश्य ग्रीक फीवर में जब वो कहती है, कार्नेलिया कहती है कि तुम मेरी सखी हुई, तब जो है ये सुहासिनी जो है गाना गाती है, सखी वो प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी, क्योंकि ये तो उससे प्रेम करती है राक्षस है, और वो प्रेम करती है जो है कार्नेलिया चंद्रगुप्त से। बाकी हमने जितने भी यहाँ पे क्या नाम है, जितने भी पात्र हैं उन पात्रों को अच्छे से देख लिया कौन है। और कुछ तो ये भी है, जैसे सिंधु देश की मालविका, मणिमाला धनदत्त की पत्नी, माधवी चंदन की पत्नी। प्रथम अंक प्रथम दृश्य थोड़ा सा देखिए समझिए क्या है इसमें। तक्षशिला के गुरुकुल का मठ है चाणक्य और सिंगरण। चाणक्य, यहाँ पे जो संवाद है बहुत ही अच्छे संवाद है सब। चाणक्य कहता है, सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी है, केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए मैं ठहरा था। सौम्य कुलपति ने क्या किया, मुझे गृहस्थ जीवन में मैं प्रवेश करूं, और मैं तो तुम लोगों को सिर्फ अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझे आकिंचन को गुरुदक्षिणा चुका देनी थी। तो उसने कहा कि मुझे पढ़ाना था इस बार, इसलिए मैंने पढ़ाया। तो सिंगरण कहता है कि आर्य मालों को जो ना अर्थशास्त्र की उतनी जरूरत थी जितनी अस्त्र शास्त्र की जरूरत है, इसलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सिंगरण कहता है कि हम लोगों को अस्त्र शास्त्र की ज्यादा जरूरत है। चाणक्य कहता है, मुझे प्रसन्नता होती कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? सिंगरण कहता है, मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापद के खंडराज द्वेष से जर्जर है, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। सहसा इतने में आंभिक और अलका का प्रवेश होता है। ये तक्षशिला के राजकुमार राजकुमारी होते हैं। आंभिक कहता है, देखता हूँ कि तुम दुस्सील भी हो गए हो। सिंगरण कहता, कदापि नहीं राजकुमार, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालों के वंशानुगत चरित्र है, और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। तो आंभी कहता, परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें कर रहे थे अभी, क्या कह रहे थे? तो चाणक्य कहता, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? बोलो ब्राह्मण, मेरे राज में रहकर मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन तुम कर रहे हो। चाणक्य, राजकुमार, चाणक्य कहता, राजकुमार सुनो, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता और अमृत होकर जीता है। ये तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। तो वो आंभिक को जवाब देता है। आंभिक कहता, वो काल्पनिक महत्व माया जाल है, तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। चाणक्य कहता है, सो कैसे होगा अविश्वासी क्षत्रिय, इसी से दस्यु और म्लेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं, और आर्य जाति पतन के कगार पे खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। आंबी कहता, और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो। सिंगरण कहता, विद्यार्थी और कुचक्र असंभव, ये तो वे ही कर सकते जिनके हाथ में अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी अधिक कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं विहलिक हो।
तो उसको ताना मारता है। आम्बी कहता नहीं, बताना होगा, मेरी आज्ञा है, बताओ तुम लोग क्या कह रहे हो। सिंगरण कहता है गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा सिरोधार होती है, अन्य आज्ञाएं जो होती है ना अवज्ञा के कान से सुनी जाती है और निकाल दी जाती है राजकुमार। चंद्रगुप्त इतने में आ जाता है। ये बातचीत तो सिंहरण और उसमें चल रहा था, आम्भीक में, और अलका देख रही थी सब, और चाणक्य भी सुन रहे थे। चंद्रगुप्त अचानक आता है, कहता है ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। ये क्या राजकुमार, खड़क को कोस में स्थान नहीं है क्या कि निकाल के खड़े हो। आम्भिक तलवार चलाता है। चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है। आम्भिक की तलवार छूट जाती है। निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है। चाणक्य कहते हैं राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने क्रोधाभिभूत जो भाई है ना इसको ले जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का जो प्रयोग होता है वो शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं होता है। चाणक्य कहते हैं क्या यही मेरी शिक्षा है, मतलब चंद्रगुप्त को कहते हैं क्या यही मैंने शिक्षा दी है। बालकों सी चबलता दिखाने का ये स्थल नहीं है। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु आकारण रक्तपात नीति विरुद्ध होता है। चंद्रगुप्त कहता आर्य, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंगरण मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। तो चाणक्य कहते ठीक है, बहुत अच्छी दोस्ती निभाया तुमने, देखूंगा कि इस आत्मसम्मान का भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। सिंगरण कहते हैं आपके आशीर्वाद से तो हम लोग अवश्य सफल होंगे। चाणक्य कहते तुम मालो हो ये मगध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना, परंतु आत्मसम्मान इतने से संतुष्ट नहीं होगा। मालो और मगध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वो मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होंगे। आज जिस व्यंग को लेकर इतना घटना हो गया है, वो बात भावी गांधी नरेश अंबिक के हृदय में शल्य के समान चुभ गया है। पंचनद जो नरेश पर्वतेश्वर, उनसे विरोध के कारण ये क्षुद्र हृदय आंभिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यावर्त का सर्वनाश होगा। तो चंद्रगुप्त कहते गुरुदेव विश्वास रखिए, ये सब कुछ नहीं होने पावेगा। चंद्रगुप्त और चाणक्य प्रस्थान। सिंगरण एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रड लक्ष्मी इंद्रधनुष विजयमाल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेंगे और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। तब जाओ देवी, स्वागत है। इतने में अलका का प्रवेश। अलका कहती नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। जिसका जो मार्ग है उस पर वो चलेगा। तुमने अनादिकाल चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। सिंगरण कहते हैं परंतु भद्रे, जीवन यात्रा में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वो दूसरों को लाभ ही पहुंचाता है। ये कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं है। अलका कहती किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी तो ध्यान रखना चाहिए। सिंगरण कहते हैं मानव कप्तानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत के सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। अलका कहती है मान लो तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है, और वही ये आपत्ति, यहाँ पे ये आपत्ति भी। सिंगरण कहता राजकुमारी इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हूँ, परंतु मेरा देश मालो ही नहीं गांधार भी है। यही क्या, हम समग्र आर्यावर्त को अपना देश समझते हैं। अलका निश्वास लेकर, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हों उसका पतन असंभव है। मालवीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यावर्त के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए। मैं भी आर्यावर्त की बालिका हूँ, तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं आम्भिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके ना मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर। अलका कहती है मैं चेष्टा करूंगी वीर, तुम्हारा नाम। सिंगरण कहता मालो गढ़ के राष्ट्रपति का पुत्र सिंगरण हूँ। अब यहाँ पे पहले अंक में ही दूसरा जो दृश्य है उसमें मगध सम्राट विलास कानन में विलासी युवक और युवतियों के साथ जो विहार कर रहे हैं। नंद प्रवेश करते हुए कहता आज वसंत उत्सव है क्या। एक युवक कहता जय हो देव, आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया है। नंद कहता वो तो अच्छा उलाना रहा। अनुजा से मूर्ख, अभी और कुछ सुनवाओगे। तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मा से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्ष से डरता हूँ। अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा कलश लेके चषक लेके बैठे हैं और राक्षस और सुहासिनी का प्रवेश, पीछे पीछे कुछ नागरिक। सुहासिनी कहती है अच्छा तो अभिनय के साथ। सब उल्लास से सुंदरियों की रानी सुहासिनी की जय। सुहासिनी देवयानी का और राक्षस कच्छ का अभिनय करते हैं। तो यहाँ पे सुहासिनी किसका, सुहासिनी को कहते हैं कि क्योंकि आज बसंतोत्सव था तो देवयानी का जो है रोल अदा करना था सुहासिनी को, और कच्छ
कच्च का अभिनय करना था राक्षस को। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है। कुछ मूक अभिनय के बाद सुहासिनी का भाव सहित गान प्रथम अंक के दूसरे अंक में। तो यहीं पे गाना होता है, वो गाती है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, नतमस्तक गर्व वहन करते यवन के घन रस कंटरते हो, लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों। सब साधु साधु करते हैं, उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। नंद कहता है, नंद का दिल जो है उस पे आ गया, बोलता है कि चलो तुम यहाँ आओ, पास में आओ। सुहासिनी पात्र भरकर देती, सुहासिनी मान का मुख अभिनय करती है, राक्षस सुहासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। तब यहाँ पे वो गाता है, निकल मत बाहर दुर्बल आह लगेगा तुझे, हंसी का शीत शरद नीरद माला के बीच तड़प ले, चपलासी भयभीत पड़ रहे पावन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ है मीठी पीर, निकल मत बाहर दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी का शीत। संवेद कंठ से साथ में स्वर्गीय आमात्य वक्रनाश के कुल की जय। तो सब लोग कहते हैं कि स्वर्गीय आमात्य वक्रनाश के कुल की, यानी वक्रनाश के कुल का राक्षस है, उसका जय जयकार लगाते हैं। तो नंद कहता है, क्या कहा, वक्रनाश का कुल, हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं के भातृ पुत्र है। नंद कहता, राक्षस, आज से तुम मेरे आमात्य वर्ग में नियुक्त हुए, तुम तो कुसुमपुर के एक अन्य रत्न हो, और सुहासिनी तुम तो मेरी अभिनयशाला की रानी हुई। तो ये काम जो है पहले अंक के दूसरे दृश्य में होता है। तीसरा जो दृश्य आता है पहले अंक में, उसमें पाटलिपुत्र में एक भगन कुटीर है, वहां पे चाणक्य प्रवेश करते हैं, झोपड़ी दिखता है, कहते हैं कि उनके पिता जो चड़क थे मुझे यही गोद में लेके खिलाए थे और खिलाते थे और राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे, यही तो मगध का राष्ट्र है, और प्रजा की खोज किसे, वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या मर गया होगा, वो सोचता है। इतने में एक प्रतिवेशी आता है, पूछता क्या ढूंढ रहे हो युवक, तुम किसी को खोज रहे हो। चाणक्य कहता, खोज रहा हूँ किसी झोपड़े में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चड़क को खोज रहा हूँ, आजकल वो कहाँ रहते हैं। प्रतिवेशी सोचकर कहता, ओहो, कई बरस हुए, वो तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया। वो ब्राह्मण भी बड़ी हठी था, उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना शुरू किया, सो भी कि वो एक मंत्री शक्तार के लिए। उसने सुना कि राजा ने शक्तार को बंदी गृह में वध करवा दिया। चाणक्य कहता, होने दो, परंतु ये तो बताओ शक्तार का कुटुंब कहाँ है। तो कहता है, कैसे मनुष्य, अरे राजकुपा नल में वो सब जल मरे। चाणक्य कहता है, एक बात दया करके और बता दो, शक्तार की कन्या सुहासिनी कहाँ है। प्रतिवेशी वह कहता, वो बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहां भी नहीं रह सकी, पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं पता। चाणक्य कहता है, एक बार चलूं नंद से कहूं, नहीं, परंतु मेरी भूमि मेरी वृत्ति वही मिल जाए, मैं शास्त्र व्यवसायी नहीं रहूंगा, मैं कृषक बनूंगा, कृषक। तो कृषक बनने परिवार को खुशने आते हैं। पहले अंक में चौथे दृश्य में कुसुमपुर में सरस्वती मंदिर में उपवन का रास्ता आता है। तो कुसुमपुर में सरस्वती मंदिर जो है उसमें उपवन का रास्ता, सुहासिनी कहती नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए। अब ये राक्षस, इसका प्रेम हो ही जाता है, दूसरे वाले अंक में आप देखते तो सुहासिनी जो है रास्ते में उससे राक्षस से बात करते चलती है, सुहासिनी कहती नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुहासिनी जी नहीं सकती। आमात्य, तुमको करना होगा, मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी, उसने मेरे पे व्यंग किया और बड़ा कठोर व्यंग किया राक्षस। उसने कहा वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी, चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुकूल पतितों की भी कमी नहीं। राक्षस कहता है, मैं वैसा हूँ कि नहीं यह पीछे मालूम होगा, परंतु सुहासिनी मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूँ, केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक इतना ही कि संसार दुखमय है। राक्षस, मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने के पक्षपाती हूँ, और तुम जानती हो कि मैंने ब्याह नहीं किया, परंतु भिक्षु भी ना बन सका। सुहासिनी कहती है, फिर तो मैं तुम्हारी हुई। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के शुद्ध हो सकते हैं और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सबको शरण देता, हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। राक्षस कहता है, मुझे इतना बड़ा स्वप्न न दिखाओ। सुहासिनी कहती, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ, मैं नंद की विलास लीला का क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। तो रक्षियों की सेविका पर राजकुमारी कल्याणी वहां पे आती हैं, साथ में नीला और लीला भी आती थी, इसी में उपवन में वो लोग भी आती हैं। कल्याणी, आज सरस्वती मंदिर में कोई समाज है क्या। जा तो नीला, नीला से बोलती है, सरस्वती मंदिर में कोई समाज है, जा देख क्यों इतनी भीड़ है। तो नीला जाती है, कहती है, आज तक्षशिला के लौटे हुए स्नातक सरस्वती दर्शन के लिए आए हैं। कल्याणी कहती, मुझे इसका बड़ा दुख है, देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनसे त्रस्त और भयभीत रहती है, प्रश्न शासन करने के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है अपने पिता के बारे में। सब कुंज में चली जाती हैं, दो ब्रह्मचारियों का प्रवेश होता है, क्योंकि वहां से कोई जो है उनके यहाँ से कोई बाघ जो है आक्रमण कर देता है। दूसरा स्नातक, तुम ठीक कह रहे हो, महापद्म का जारज पुत्र नंद के बल, शास्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य करा, ये सिद्धांत विहीन निशंस कभी बौद्धों का पक्षपाती कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों ने भेद नीति चलाकर बल संचय करता है। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है।
नेपथ्य से भागो भागो, राजा का अहेरी चीता पिंजरे से निकलता है, भागो भागो। तीनों चीखती हुई कुंज में छिपने लगती। चीता आता है, दूर से आकर तीर उसका छेद कर निकल जाता है। चीता गिरता है, धनुष लिए हुए चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त कहता है, हाँ देवी, तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलम्ब होता है। ये सब बातचीत यहाँ पे होता है और खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है पंचम दृश्य जो है यहाँ पे, पंचम दृश्य में क्या होता है, मगध में नंद की राजसभा, राक्षस और सभासदों के साथ नंद है। अब यहाँ पे राक्षस कहता है, दूत लौट आए और उन्होंने कहा पंचनंद नरेश को ये संबंध स्वीकार नहीं, यानी अपनी उनकी पुत्री कल्याणी वाली जो वो जो शादी का प्रस्ताव भेजे थे, पर्वतेश्वर जो है कल्याणी से शादी के लिए नहीं वो तैयार होता। तो नंद कहता क्यों? राक्षस कहता वो प्राच्य देश के बौद्ध और शूद्र राजा की कन्या से वो परिणय नहीं कर सकते। प्रतिहारी का प्रवेश होता है। प्रतिहारी कहता है, जय हो देव, मगध से शिक्षा के लिए गए हुए तक्षशिला से स्नातक आए हैं। नंद कहता है ठीक है, उनकी परीक्षा लीजिए। वररुचि कहता है, राजाधिराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हूँ, उसके प्रमाणों की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपराध है। राक्षस कहता है, केवल स्वधर्म की शिक्षा ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है और वो तो मगध में ही मिल सकता। चाणक्य का सहसा प्रवेश। वो त्रस्त द्वारिक पीछे पीछे आते हैं। चाणक्य आता है, कहता है, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती। भले वो संघ विहार में रहने के लिए भले ही अच्छा हो, ऐसे नहीं है। नंद कहता, ब्राह्मण ब्राह्मण जिधर देखो कृत्या के समान इनकी आतंक ज्वाला धधक रही है। चाणक्य कहता, नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ, भस्माओं गुंठित अंगारे अब बस रह गए हैं। राक्षस, तब भी इतना ताप है तुम्हें? चाणक्य, वो तो रहेगा ही। जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्यवर्त का ध्वंस होगा। यदि अमात्य ने ब्राह्मण विनाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाला तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यवर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणिक होगा। इतने में कल्याणी प्रवेश करके, पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूंगी। राक्षस, राजकुमारी राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। चाणक्य कहते, सच है, बौद्ध अमात्य, परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद नहीं रखेंगे। नंद कहता, वाचाल ब्राह्मण, तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहारी तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। चाणक्य कहता है कि राजाधिराज, मैं जानता हूँ कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं की। अपने अभ्रत ब्रह्मस्त्र के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी। क्यों? जानता था कि वो मुझे ब्राह्मण होने के कारण नहीं मिलेगी, परंतु जब राष्ट्र के लिए। राक्षस कहता, चुप रहो, चड़क के पुत्र हो ना, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। नंद कहता, क्या उसी विद्रोही ब्राह्मण की ये संतान है? निकालो इसे, अभी यहीं से निकालो। चंद्रगुप्त कहता है, सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए, मैं भी उत्तरापद से आ रहा हूँ। आज चाणक्य ने जो कुछ कहा वही साम्राज्य के हित की बात है। नंद कहता, अबोध युवक, तो क्या इसलिए अपमानित होने पर भी मैं पर्वतेश्वर की सहायता करूं? असंभव। तुम राजाज्ञा में बाध्या न देकर शिष्टता सीखो। प्रतिहारी, निकालो इसे, ब्राह्मण को और ये कुचक्री को भी निकालो। चाणक्य कहता, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी, उसमें नंदवंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदरी के बहू में बल पड़ने लगा है, समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय को बिठाया जाए। नंद कहता, प्रतिहारी, इसकी शिखा पकड़कर इसे बाहर निकाल दो। चाणक्य बंदी किया जाता है यहाँ पे। षष्ठम दृश्य में सिंधु तट पर अलका और मालविका। मालविका कहती है, राजकुमारी, मैं देख आई, उद्भांड में सिंधु पर सेतु बन रहा है। युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं और मैंने उस सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। ये कुछ अधूरा सा रह गया, पर इसके देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। मालविका मानचित्र देती है, अलका उसे देखती है कि यवन सैनिक का इतने प्रवेश होता है, मानचित्र अलका से ले लेना चाहता है। अलका, परंतु ये तुम्हें नहीं मिल सकता, यदि तुम्हें सीधे यहाँ से नहीं टलोगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। यवन कहता, तब तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि इस अंगूठी को देखकर वो शांति रक्षक मेरी तरफ हो जाएंगे। अलका कहती है, देखकर सिर पकड़ लेती है। वो अलका निशाय इधर उधर देखती है, तब तक सिंगरड़ आ जाता है। सिंगरड़ कहता है, राजकुमारी, ये मानचित्र मुझे देकर आप निरापद हो जाए, फिर मैं देख लूंगा। अलका कहती, मानचित्र देते हुए तुम्हारे लिए ही तो मंगाया था। यवन के साथ युद्ध, सिंगरड़ घायल होता, परंतु यवन को उनके भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता है। वो भाग निकलता है। सिंधु में नौका आती है, घायल सिंगरड़ उस पर बैठता है। सिंगरड़ और अलका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सिंगरड़ जन्मभूमि के लिए ही जीवन है। मालविका नाव में बैठती है। अलका सतृष्ण नैनों से देखती हुई नमस्कार करती है। नाव चली जाती है। सैनिकों के साथ यवन का प्रवेश। यवन सैनिकों से अलका को बंदी बनाने के लिए कहता है और वो नहीं जानता कि ये तो गांधार नरेश की पुत्री है। सप्तम दृश्य में होता है, सातवें दृश्य में मगध का बंदी गृह है। अब चाणक्य जो है, समीर की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना। यानी समीर की गति जब अवरुद्ध है तो शरीर का क्या कहना, परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प। एक बार निकलने पाता तो दिखा पाता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की कठोरता भी। जकड़ी हुई लौह श्रृंखला, एक बार तू फूलों की माला बन जा। मैं आज से प्रण करता हूँ कि दया किसी से नहीं मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर करूंगा।
मैं प्रलयावन्या के समान आबाद गति और कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा। इतने में किवाड़ खुलता है, वरुरुचि और राक्षस आते हैं। चाणक्य से कहते भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जाए ना तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। चाणक्य कहता है त्याग त्याग और क्षमा, तप और विद्या तेज और सम्मान के लिए है, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, यानी हमने जो विभूति दी है उससे ही अब हमें अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, क्योंकि कात्यायन भी वहीं से पढ़ा हुआ था। कात्यायन अब केवल पाणिनि से काम नहीं चलेगा। कात्यायन कहता है कि चलो व्याकरण पे काम करते हैं, तो कहता है व्याकरण में अब पाणिनि में सर खपाने का टाइम नहीं है, अर्थशास्त्र और रणनीति की आवश्यकता है। वररुचि कहता है मैं वार्तिक लिख रहा हूँ चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। चाणक्य कहता है मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। वररुचि कहता है जिसने सोयुमेव मघुन तद्वितीय सूत्र लिख कर वो केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी था, उसकी अवहेलना तुम कर रहे हो। चाणक्य कहता है ये मेरी समझ में नहीं आता, मैं कुत्ता साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र ही। सुनो और रुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से सुख होता है, उसे मैं भोग रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अष्टम दृश्य में गांधार नरेश का प्रकोष्ठ दिखता है। राजा, बूढ़ा हो चला पर मन बूढ़ा ना हुआ। बूढ़ा हो चला पर मन बूढ़ा ना हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा, पर तृप्त नहीं होती। आंभिक तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना जरूरी है। अलका के साथ यवन और रक्षक आते हैं। राजा, फिर महाराज पागल लड़की कह पिताजी, यानी वो कह अपने पिता को पिता नहीं कहती, महाराज कहती, तो कहते हैं कि हमको पिताजी कहो ना। अलका कहती वो कैसे महाराज, न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो सकता है। यवन कहता उद्यान पर बंधने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया, और जब मैं उसे मांगने गया तो एक युवक को देकर उसे हटा दिया। मैंने ये समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि बंदी किए जाए, परंतु वो युवक निकल गया। बेग से आंबिक का प्रवेश होता है। आंबिक कहता नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा, तक्षशिला का गुरुकुल है, उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। राजा कहते क्यों अलका, ये बात सही है। अलका कहती सत्य है महाराज, जिस उन्नति की आशा में आंबिक ने नीच कर्म किया है उसका पहला फल ये है कि आज मैं बंदी हूँ। संभव है कल आप होंगे और परसों गांधार की जनता बेगार करेगी, उनका मुखिया होगा आपका ये वंश उज्ज्वलकारी आंबिक। आंबिक कहता सेल्यूकस, तुम विश्राम करो, हम इसको समझकर तुमसे मिलते हैं, यानी समझाकर। अलका कहती महाराज मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त रहने पर यही करूंगी, कुलपुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सींचूंगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज आर्यावर्त के सब बच्चे आंबिक जैसे नहीं होंगे, वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले ये भारत संतान होंगे। सब बचे हुए छातंग वीर गंधार को, भारत के द्वार रक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे और उसका नाम लिखा जाएगा मेरे पिता का आह। आम भी कहते हैं इसे उन सबों ने खूब बहकाया है, राजनीति के खेल ये क्या जाने। पिताजी, पर्वतेश्वर उद्दंड पर्वतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया उसका प्रतिशोध। इसमें फिर नवम जो है दृश्य है पर्वतेश्वर की राजसभा। चाणक्य जो है पोरस से सहायता मांगने आता है तो वो नहीं देता है और बल्कि बेइज्जत करता है। चाणक्य कहता है आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को विचलित तो मिला है, वस्तुतः ये क्षत्रिय है, बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके सौ संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इनके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं। और महाराज धर्म के नियामक ब्राह्मण है, मुझे पात्र देख उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मण तो एक सार्वभौम एवं शाश्वत बुद्धि वैभव है, वो अपनी रक्षा के लिए, पुष्ट के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। और राज्य संस्कृति से पूर्ण मनुष्य की मूर्ध विषिक्त करने में दोष क्या है। परितोषक कहता है केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं, मैं इससे नहीं डरता, परंतु डराने वाले ब्राह्मण तुम मेरी सीमा के बाहर हो जाओ। चाणक्य के ऊपर देखकर रे पद दलित ब्राह्मण देख, शूद्र ने निगड़बद्ध किया है, क्षत्रिय निश्वासित करता है, तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल, जिसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो जाता हूँ पौरव। 10वां दृश्य कानन पथ में अलका है। अलका चली जा रही है अनंत पथ में, वो छोड़कर महल अपनी चली आई है और अनंत पथ में जा रही है। कहीं पंसाला नहीं और न पहुंचने का पता। शिकारी के बेस में वहां पे सेल्यूकस का प्रवेश होता है। सेल्यूकस कहता है तुम कहाँ जा रही हो सुंदरी राजकुमारी। अलका कहती मेरा देश, मेरा पहाड़, मेरी नदियाँ, मेरे जंगल, इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं, फिर मैं कहाँ जाऊंगी यवन। अलका कहती है सोचू तो ठीक है, दूसरी ओर देखकर सहसा, परंतु देखो वो सिंह आ रहा है, और वो जब से ही देखता है वो निकल जाती है। चाणक्य और ये चंद्रगुप्त भी बातचीत करते आ रहे थे। चाणक्य था बस तुम बहुत थक गए होगे। चंद्रगुप्त आर्य, नसों ने अपने बंधन ढीले कर लिए हैं,
कर दी है, शरीर अवसन्न हो रहा है, प्यास भी लगी है। चंद्रगुप्त पसीने से तर लेट जाता है। एक व्याघ्र व्याघ्र जो है समीप आता दिखाई पड़ता है। सेल्यूकस प्रवेश करके धनुष समार तीर चलाता है। व्याघ्र मर जाता है। सेल्यूकस की चंद्रगुप्त को सचेत करने की चेष्टा। चाणक्य का जल्दी आना। सेल्यूकस कहाँ निवास है? चाणक्य, ये चंद्रगुप्त मगध का निर्वासित राजकुमार है। चंद्रगुप्त, धन्यवाद। भारतीय कृतज्ञ नहीं होते सेनापति, मैं आपका अनुग्रहित हूँ, अवश्य आपके पास आऊंगा। तो निमंत्रण देता है कि मेरे शिविर में आना किसी दिन। तीनों जाते हैं। अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त ये भी यवनों के साथ मिले हैं। जब आधी और कारक वृष्टि, अवर्षण और दवाग्नि का प्रकोप हो, तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन हो सकता है? शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौटा देता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों की चंगुल में फंसे रहे, तब तो फिर रक्षा हो चुकी, तो उसको गलतफहमी हो जाता है। 11वें दृश्य में सिंधु तट पर दंडायत का आश्रम। दंडायत के आश्रम में कहते हैं कि पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बही जा रही है। बादलों में नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूप में चल रहा है। यही तो। तब तक एना सॉक्रेटिस आता है। एना सॉक्रेटिस कहता है, देवपुत्र जगत विजेता सिकंदर ने आपको याद किया है। अकायास सुनकर आपके कुछ उपदेश ग्रहण करने की उनकी इच्छा बलवती हुई। दंडायन हंसकर कहता है, भूमा का भूख और उसकी माता का जिसको आभास मात हो जाता है, उसके नस्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूते, वो किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदुक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी झेलम भी नहीं पार कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। दंडायन कहता है, मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है। वो कहता है कि आपको फिर कैद किया जाएगा, ले चला जाएगा, तो उसने कहा, देखो मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है, उसके रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक, चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दम्भ नहीं। मैं फल फूल खाकर, अंजलि से जल पीकर त्रिशैया पर आंख बंद किए सो सकता हूँ, आराम से रह सकता हूँ। एक ओर से अलका, दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश संवरना करके बैठते हैं। अलका कहती है, देव, मैं गांधार छोड़कर जाती हूँ। यवनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर उसके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं है। ये दोनों महाशय पर मुझे शक है, यानी चाणक्य और चंद्रगुप्त पर। चंद्रगुप्त कहता, देवी, कृतज्ञता का बंधन आमोक है। दंडायन, संदेह न करो अलका, कल्याणकृत को पूर्ण विश्वासी होना पड़ेगा। विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं। सिकंदर का सेल्यूकस, कानेलिया, नसक्ट्रीज आदि सहचरों के साथ प्रवेश होता है। इतने में सब नमस्कार कर बैठते हैं। डंडाइन कहता है, स्वागत है अलछिन, तुम्हें सद्बुद्धि मिले। डंडाइन कहता है, जयघोष तुम्हारे चरण करेंगे। और हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत जो है वो पराभव में होता है। अलछिंद, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं बढ़ती, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में तुम लगो। तो कहता, अपनी प्रजा के कल्याण में लगो, सिर्फ लड़ाई पे ध्यान मत दो। सिकंदर कहता है, मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रण कर देता हूँ। चंद्रगुप्त कहता, अनुग्रहित हुआ। वहीं पे ये चंद्रगुप्त भी मिलता है और जो है वो कहता, भाभी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। डांडाइन तो पहले ही भविष्यवाणी कर देता है। तो कहता, भाभी सम्राट तो तुम्हारे सामने ही बैठा है। तो कहता, ठीक है, किसी दिन हम निमंत्रण दे रहे हैं, आना। सिकंदर कहता, अच्छा तो आप लोग पूर्व परिचित है? तब तो सेनापति मतलब सेल्यूकस से तो उसने बचाया था व्याघ्र से ना, तो पहले से ही परिचित था। तो कहा, अच्छा तो आप लोग पूर्व परिचित है, तब तो सेनापति इनके आतिथ्य का भार आप पर है। दंडायन कहता, अलछिंद सावधान, चंद्रगुप्त को दिखाकर, देखो ये भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं। चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्नेलिया को देखने लगता है। एक दिव्य आलोक। इतने में अब खत्म हो जाता है वहाँ पे दंडायन के उससे सारी चीजें, परिचय भी सबसे हो जाता है। अब दूसरा अंक जो है, दूसरे अंक में पहला दृश्य है, उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी है सिंधु के किनारे। कार्नेलिया सिंधु का ये मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित करा। हाँ, जो भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूली तो नहीं हूँ। अरुणे मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान सीरीज को मिलता है एक सारा। इतने में फिलिप्स आता है। कहता, कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया, तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया, चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में अभी विलंब ही हो। कार्नेलिया कहती है, असंभव है फिलिप्स, ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिए। वो देव कुमारी से सुंदर बालिका सामग्री कहने पर तिलमिला जाती है। उसे ये विश्वास है कि वो एक महान साम्राज्य की लूट में मिली हुई दासी है, प्रणय परिणीता पत्नी नहीं है। फिलिप्स कहता, प्राण देकर भी नहीं कुमारी, परंतु प्रेम तो अंधा है। फिलिप्स से कार्नेलिया को चंद्रगुप्त बचाता है। फिलिप्स लज्जित होकर, कुमारी प्रार्थना करता हूँ ये बात किसी से नहीं बताना।
और उतने में कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर का प्रवेश होता है। सिकंदर, विजय करने की इच्छा क्लांति से मिलती जा रही है। हम लोग इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है ये देश सोया है, इसको तो लड़ना ही नहीं है। सिकंदर, मुझे उस नंगे ब्राह्मण की बातों से बड़ी आशंका हो रही। भविष्यवाणियां प्रायः सत्य होती है। एक ओर से फिलिप्स, आम्भिक, दूसरी ओर से सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। सेल्यूकस कहता है, चंद्रगुप्त ने अभी अभी कार्नेलिया को इस नीच फिलिप्स के हाथ से अपमानित होने से बचाया और मैं स्वयं ये अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था। सेल्यूकस बताता है, फिलिप्स क्यों साहस होता है? इनकी कन्या डांडाइन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है, वहीं पर विद्रोहकारी अलका भी आती है। सिकंदर कहता है, चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सुना है कि मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्मा जारद संतान है, उसकी प्रजा असंतुष्ट है और तुम उस राज्य को हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे हो। चंद्रगुप्त कहता है, मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी है। चंद्रगुप्त कहता है, स्वच्छ हृदय वीरू कायरों की इसी वंचक श्रेष्ठता नहीं जानते अनार्य, देशद्रोही आम्बिक। चंद्रगुप्त रोटियों के लालच या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। सिकंदर, बंदी कर लो इसे। आम्बिक, फिलिप सेना सक्रिय सब टूट पड़ते हैं। चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों को घायल कर निकल जाता है। द्वितीय दृश्य, इसमें दूसरे अंक में दूसरा दृश्य, झेलम तट के वन पथ में चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश होता है। चाणक्य कहता है, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए? ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, सिंहरण मालों को समाचार मिला और तब उसके आने की भी निश्चित आशा है। सिंहरण का सहारा लिए वृद्ध गंधराज का प्रवेश। गांधार राज नहीं, तू मुझे आपकी झोपड़ी में बिठाकर चली जाएगी। जो महलों को छोड़ चुकी है उसकी उसको झोपड़ियों के लिए क्या विश्वास? तो गांधार महाराज जो है वो अपनी बेटी अलका से कहते हैं कि तू जो महल को छोड़कर चली आई तो अभी झोपड़ी में बैठा रही है, फिर तू चली जाएगी छोड़ के। और फिर यहाँ पे सिंगरण कहता, आप आज्ञा दीजिए, हम लोग कर्तव्य में लग जाएं, विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। चाणक्य कहता, उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति में लहलाएगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा, ये बात समझ लो। चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे हो, बोलो तुम लोग प्रस्तुत हो? चाणक्य कहता, देखो, तो युद्ध नहीं करना होगा, सिंगरण और अलका को नट और नटी बनना होगा। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और मैं ब्रह्मचारी। तो यहाँ पे एक कूटनीति पूरी हो गई। चाणक्य ने कहा, देखो, सिंगरण और अलका जो है, सिंगरण नट बनेगा और अलका नटी बनेगी, चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और मैं बनूंगा ब्रह्मचारी। देख रहे हो, चंद्रगुप्त पर्वतेश्वर की सेना में जो एक गुल्म अपनी छावनी अलग डाले हुए है, पर्वतेश्वर की सेना में एक अलग छावनी डाले हैं, वे सैनिक कहाँ के हैं? हम लोग उसी सेना के साथ अपने स्वांग रखेंगे, वही हमारे खेल होंगे। सबका प्रस्थान पुरुष वेश में कल्याणी और सैनिक का, पुरुष वेश में कल्याणी आती है और सैनिक का प्रवेश। कल्याणी कहती, सेनापति, मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, पर अब कोई मार्ग बताओ जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। पर्वतेश्वर को मुझे क्या करना, नीचा दिखाना है और यही मेरा प्रधान उद्देश्य है। पर्वतेश्वर का युद्ध वेश में प्रवेश होता है। कल्याणी, महाराज, उत्साह का निवास किसी विशेष दिशा में नहीं है। पर्वतेश्वर कहते, तुम बड़े सुंदर सुकुमार युवक को इसलिए साहस ना कर बैठना, तुम मेरी रक्षित सेना के साथ हो तो अच्छा है, समझा ना? चंद्रगुप्त सिंहरण और अलका का वेश बदले हुए प्रवेश करते हैं। सिंगरण कहता, खेल देख लो, खेल, ऐसा खेल जो कभी ना देखा हो ना सुना हो। कल्याणी कहती, आश्चर्य है, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश कर सकता है, परंतु मनुष्य को नहीं कर सकता। पर्वतेश्वर कहते, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? सिंगरण कहता है कि ग्रीकों के शिविरों से। पर्वतेश्वर कहता है, तुम लोग आंभी के चर तो नहीं हो? मगध नायक, इन लोगों को बंदी करो। चंद्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से देखता है। कल्याणी कहती, कौन? चंद्रगुप्त तो नहीं। चंद्रगुप्त कहता, अभी तो एक सपेरा हूँ राजकुमारी कल्याणी, मतलब कि अभी हमने बेस बदला है। तीसरे दृश्य में युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। पर्वतेश्वर कहता है, मेरा रजगढ़ प्रस्तुत हो, मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूंगा, चलो सब जाते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश। कल्याणी कहती है, चंद्रगुप्त, तुम्हें यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बनावे तो? चंद्रगुप्त कहता, बंदी सारा देश है राजकुमारी, दारूण द्वेष से सब झगड़े हैं, मुझको इसकी चिंता भी नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है। कल्याणी कहती, केवल तुम्हें देखने के लिए, मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होगे और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निर्वासन के भीतरी कार्डों में मैं भी एक हूँ। इतने में मेघों की गड़गड़ाहट, दोनों जाते हैं, एक ओर तो सेल्यूकस, दूसरी ओर से पर्वतेश्वर का सैन्य प्रवेश। तुमुल युद्ध, घायल होकर सेल्यूकस का हटना, सेनापति का प्रस्थान, सिंगरण और अलका का प्रवेश। फिलिप्स का प्रवेश होता है और फिलिप्स जो है, सिंगरण का भीषण युद्ध होता है। फिलिप्स का हटना, फिलिप्स और सेल्यूकस का पुनः प्रवेश। सिंगरण का घायल होना और संकेत करना।
पर्वतेश्वर का युद्ध और लड़खड़ा कर गिरने की चेष्टा, चंद्रगुप्त और कल्याणी का सैनिक के साथ पहुंचना, दूसरी ओर से सिकंदर का आना। युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर किया गया। सिकंदर किससे युद्ध? मूर्छ घायल पर्वतेश्वर से युद्ध करोगे? अरे वीर है वो। कदापि। आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं, मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा। होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है, उसे ये प्रत्यक्ष मैंने देखा। मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। तो पर्वतेश्वर से कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो पर्वतेश्वर कहता मैं तुमसे युद्ध ना करके मैत्री भी कर सकता हूँ। पर्वतेश्वर कहता नहीं वक्त, वीरता भी एक सुंदर कला, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने वचन दे दिया है, अब सिकंदर चाहे हटे। चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान। सिकंदर आश्चर्य से देखता है। अलका घायल सिंगरण को उठाए जाती है और आंबिक आकर दोनों को बंदी करता है। चतुर्थ दृश्य, इसमें क्या है? मालों में सिंहरण के उद्यान का एक अंश है। मालों में मालविका प्रवेश करके फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरती को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने के लिए ही है? सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है मालविका। इंद्रजाली के वेश में चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त मालविका शो गाना गाने के लिए कहता है। चंद्रगुप्त चाणक्य और चंद्रगुप्त यवन से युद्ध करने की योजना बनाते हैं। मालविका मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुंदर पालना मेरा सिंधु देश है। पंचम दृश्य, बंदीगृह में घायल सिंगरण और अलका। अलका अलका जो है आंबिक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई है। आंबिक यानी इसके भाई से पर्वतेश्वर की संधि हो गई और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए स्वयं जो है विरोध मिटाने के लिए सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए जो पर्वतेश्वर है उनकी भगनी से, पर्वतेश्वर की भगनी जो उनसे आंबिक का ब्याह करा दिया है। परंतु आंबिक ने ये जानकर भी की है मैं यहाँ बंदनी हूँ, मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया उसने। उसकी भीतरी इच्छा है कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊं, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। सिंगरण कहता है कठिन परीक्षा ना लो अलका, बड़ा दुर्बल हूँ, मैंने जीवन और मरण में तुम्हारा संग ना छोड़ने का प्रण किया है। अलका तब गाती है प्रथम यवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय, छीनने की न तनिक थी चाह। अलका नहीं पौरव, मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उसके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। पर्वतेश्वर कहता है इसका मतलब? अलका कहती है कोमल सैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में मैं स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़े, यही उन विलासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। पर्वतेश्वर कहता है कौन कहता है सिंगरण बंदी है? उस वीर की मैं प्रतिष्ठा करता हूँ अलका, परंतु उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं हो सकते। यानी अलका को ये भी प्रेम करने लगता है, कहता दो प्रेमी नहीं हो सकते। छठे दृश्य में मालू के अस्कंदाबाद में युद्ध परिषद है। सभी लोग कहते हैं कि सेनापति मगध चंद्रगुप्त ही हो, सिंगरण का विरोध करते हैं। ये सब लोग कहते हैं सेनापति मगध जो है चंद्रगुप्त ही हो, सिंगरण का विरोध करते हैं मालू के स्कंदाबाद युद्ध परिषद में। सप्तम दृश्य में पर्वतेश्वर का महल है। अलका कहती क्यों पौरव? पौरव यानी पर्वतेश्वर, मैं तुमसे प्रस्तुत हो चुका हूँ, मालो युद्ध में भाग नहीं लूंगा, परंतु सिकंदर का दूत आया कि 8 सहस्त्र अश्वारोही लेकर रावी तट पर मिलो। साथ ही पता चला कि कुछ यवन सेना अपने देश को लौट रही है। अलका कहती है गाने की इच्छा होती है, सुनोगे? कहती है बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती गिनती प्रणय अवध की रेख। पर्वतेश्वर कहता अलका मैं पागल होता जा रहा हूँ, ये तुमने क्या कर दिया है? पर्वतेश्वर मैं समझता हूँ कि 1000 अश्वारोही को साथ लेकर वहां पहुंच जाऊं, फिर कोई बहाना ढूंढ निकालूंगा। अलका कहती है वन में मैं चलूं, निकल भागने का ऐसा अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, परंतु मैं भी साथ चलूंगी, यहाँ अकेले मैं क्या करूंगी? अष्टम दृश्य, रावी के तट सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त। नदी में दूर दूर नावें हैं। मालविका चंद्रगुप्त सिंगरण आदि की बातें, सहसा अलका का प्रवेश। सिंगरण आश्चर्य से तुम अलका? अलका पर्वतेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है, वो सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है। मालो की नावें घूम रही थी, मैं जानबूझकर पर्वतेश्वर को छोड़कर वहीं पहुंचा गई हंसकर, परंतु मैं बंदी होकर आई हूँ। चंद्रगुप्त देवी युद्धकालीन नियमों को देखना ही पड़ेगा। मालविका ले जाओ इन्हें उपवन में। मालविका और अलका का प्रस्थान। नवम दृश्य में शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य हैं। चाणक्य कहता हाँ मात्य, राजकुमारी मगध लौटना चाहती है क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र में आई थी लड़ने के लिए। तो राक्षस कहता तो उन्हें कौन रोक सकता है? तो कल्याणी कहती विचित्र ब्राह्मण है आमात, मुझे तो इसको देखकर डर लगता है। तो चाणक्य कहता है नंद को अपनी प्रेमिका सुवासनी से तुम्हारा अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है। नंद को अपनी प्रेमिका सुवासनी से तुम्हारा अनुचित संबंध का विश्वास हो गया, अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक नहीं होगा, समझे? चाणक्य का संवेग प्रस्थान, राक्षस सिर पकड़कर बैठ जाता है।
दसम दृश्य, मालोदुर के भीतरी भाग में एक सूना परकोटा है। अलका मालविका को पास में छुरा आदि रखने के लिए कहती कि ये सब रखो। मालविका स्वीकार नहीं करती तो अलका कहती कि सिंगरण को मेरे पास भेज दो। अलका धनुष चढ़ाकर तीर मारती है। यवन सैनिक का पतन, दूसरा फिर ऊपर आता है, उसे भी मारती है। तीसरी बार स्वयं सिकंदर ऊपर आता है, तीर का बार बचाकर दुर्ग में कूदेता और अलका को पकड़ना चाहता है। सहसा सिंगरण का प्रवेश और युद्ध। चंद्रगुप्त शांति मार्ग दो, जाओ सेनापति, सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। यवन सेना का प्रस्थान, चंद्रगुप्त का जयघोष। और यहाँ से फिर होता है तीसरा अंक, पहला दृश्य। तीसरे अंक के पहले दृश्य में बिपाशा तट के शिविर में राक्षस जो है वो टहल रहा है। राक्षस कहता है क्या समाचार है? चर, सुहासिनी पर आपसे मिलकर कुचक्र रखने का अभियोग है, वो कारागार में है। राक्षस में सुहासिनी के लिए मगध को बचाना चाहता था, कुटिल विश्वासघातनी राज सेवा, तुझे धिक्कार है। नंद के कहने से सैनिक राक्षस को बंदी बनाने आते, लेकिन कुछ अन्य सैनिक आकर उन्हीं को बंदी बना लेते चाणक्य के कहने से। नवागत सैनिक, वहीं सबसे भेंट होगी ये पत्र। राक्षस पत्र लेकर पढ़ता, राक्षस, अलका और सिंहरण का ब्याह होने वाला है, उसमें मैं भी निमंत्रित किया गया हूँ। चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है, उसकी प्रकृत प्रतिभा कूट राजनीति के साथ रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है। चर कहता, हाँ मात, ये तो मैंने कहने ही नहीं पाया था। राबी तट पर एक विस्तृत शिविरों की रंगभूमि बनी है जिसमें अलका का ब्याह होने वाला है। दूसरा दृश्य, राबी तट के उस शिविर के पथ में पर्वतेश्वर टहलता हुआ। पर्वतेश्वर अलका और सिंगरण के शादी की खबर सुनता है। छुरा निकाल कर आत्महत्या करना चाहता है, चाणक्य आकर हाथ पकड़ लेता है। पर्वतेश्वर कहता, आप ब्राह्मण व्यंग ना करो, चंद्रगुप्त के क्षत्रिय होने का प्रमाण यही विराट आयोजन है। चाणक्य, और ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना चाहता है। इसलिए तुम्हें भी राज्य करना होगा, और करना होगा वो कार्य जिसमें भारतीयों का गौरव और छात्र धन का पालन हो। चाणक्य हंसकर, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली बात परिचित रहता, परंतु अपने बल से भी तो उसे अवगत होना चाहिए। चाणक्य कहता है, पीछे बतलाऊंगा, इस समय मुझे केवल यही कहना है कि सिंहरण को अपना भाई समझो और अलका को बहन। वृद्ध गांधार राज का सहजा प्रवेश। चाणक्य, क्षति तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों जीवित है। स्वस्तिमती अलका आज सौभाग्यवती होने जा रही, चलो कन्या संप्रदान करके प्रसन्न हो जाओ। कार्नेलिया और चंद्रगुप्त इतने में आते हैं। कार्नेलिया, नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। ये स्वप्नों का देश, या त्याग और ज्ञान का पालना, ये प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्य की जन्मभूमि है, भारत देश तो मानवता की जन्मभूमि है। कार्नेलिया, सिकंदर ने भारत से युद्ध किया और मैंने भारत का अध्ययन किया है। मैं देखती हूँ कि ये युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं है, इसमें दो बुद्धियां भी लड़ रही है। ये अरस्तु और चाणक्य की चोट है। सिकंदर और चंद्रगुप्त उनके अस्त्र है, दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए जाते हैं। राक्षस और कल्याणी का प्रवेश। राक्षस कहता है, शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। तुमने अद्भुत कार्य किए, इसमें भी कोई संदेह है। चाणक्य कहता, अस्तु, अब तुम जा सकते हो, मगध तुम्हारा स्वागत करेगा। राक्षस, ये लो मेरी अंगुलीय मुद्रा। चाणक्य, सुहासिनी को कारागार से मुक्त करा के मुझसे भेंट करा दो। तीसरा दृश्य, राबी के तट पर जो है सिकंदर। राबी के तट पर सिकंदर का प्रस्तुत बेड़ा देखते हुए चाणक्य और पर्वतेश्वर है। एक ओर तो सिकंदर, शेल्यूकस, कार्नेलिया, फिलिप्स, और दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका, मालविका और आम्बी इत्यादि का अपने रण वाद्यों के साथ प्रवेश होता है राबी के तट पर। सिकंदर, सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई है। जिस समय तुम भारत के सम्राट होगे उस समय मैं उपस्थित नहीं रह पाऊंगा, उसके लिए पहले से बधाई। मुझे उस नग्न ब्राह्मण दंडायन की बातों का पूर्ण विश्वास हो गया है। चंद्रगुप्त, आप वीर है। सिकंदर, आर्य वीर, मैंने भारत में हरकुलिस, एचलिस की आत्माओं को भी देखा है, और देखा है डेमेस्तीनिस को, संभवतः प्लेटो और अरस्तु भी कही होंगे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। शेल्यूकस, सम्राट, यही आर्य चाणक्य है। सिकंदर, धन्य है आप, मैं तलवार खींचे भारत आया, हृदय देकर जाता हूँ, विस्मय विमुग्ध हो। जिनसे खड़ग परीक्षा हुई थी युद्ध में, जिनसे तलवार मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर, मैत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। चाणक्य कहता, हम लोग प्रस्तुत है। सिकंदर, तुम वीर हो, भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते, तुम्हारी जल यात्रा मंगलमय हो। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं। चतुर्दृश्य, पथ में चर और राक्षस। चर कहता है, छल, प्रवंचना, विश्वासघात, क्या आपने मुद्रा भी दे दी? राक्षस कहता है, मेरी मूर्खता, मैं चाणक्य के हाथों की कठपुतली बनकर मगध का नाश नहीं करा सकता। चंद्रगुप्त, युद्ध का आह्वान है, द्वंद्व के लिए फिलिप्स या निमंत्रण। पंचम दृश्य, मगध की रंगशाला में नंद का प्रवेश है। नंद कहता, कहीं दो घड़ी चैन से बैठने की भी छुट्टी नहीं, तुम्हारी छाया में विश्राम करने आया हूँ। सुहासिनी, गाओ वही उन्मादक गान। सुहासिनी गाती, आज इस यवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप,
शिथिल हुआ जाता है हृदय जैसे अपने आप। नंद कहता, कभी नहीं। तुम सच कहती हो निर्बोध। नंद ने कभी वो पुकार नहीं सुनी। सुन रही, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो। छठे अध्याय में, छठे दृश्य में, कुसुमपुर का प्रयत्न चाणक्य, मालविका और अलका है। मालविका, सुहासिनी और राक्षस स्वतंत्र हैं। मालविका कहती, सुहासिनी और राक्षस स्वतंत्र है, उनका प्रणय शीघ्र ही होना है। चाणक्य कहता, बात काटती हो। ठीक है, समय हो चला है। मालविका, तुम नर्तकी बन सकती हो। चाणक्य कहता है, मैंने सिंहगढ़ को लिख दिया था कि चंद्रगुप्त को शीघ्र यहाँ भेजो। मैं चाहता हूँ कि सब सेना वणिकों के रूप में धीरे धीरे कुसुमपुर में इकट्ठी हो जाए। जिस दिन राक्षस का ब्याह होगा उसी दिन विद्रोह होगा और उसी दिन चंद्रगुप्त राजा होगा। चाणक्य, वो सामने कुसुमपुर है जहाँ मेरे जीवन का प्रभात हुआ था, परंतु संसार, कठोर संसार ने सिखा दिया कि तुम्हें परखना होगा। समझदारी आने पर यवन चला जाता है। समझदारी आने पर यवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं। शक्तार गिर पड़ता है। चाणक्य पास आकर कपड़ा निचोड़कर मुंह में जल डाल सचेत करता है। चाणक्य शक्तार की सहायता कर उसे अपने में मिला लेता है। सप्तम दृश्य में नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ है। नंद कहता, आज क्यों मन अनायास ही संकित हो रहा है। कुछ नहीं होगा। सेनापति मौर्य की स्त्री को साथ लिए हुए वरुरुचि आते हैं। वरुरुचि आते हैं। स्त्री कहती, राजा प्रजा का पिता है, वही उसके अपराधी को क्षमा करके सुधार करता है। चंद्रगुप्त बालक है, सम्राट उसके अपराध मंगल से कोई संबंध नहीं रखते, तब भी वो निर्वासित है। मेरा पति छोड़ दिया जाए, पति और पुत्र दोनों से वंचित ना की जाऊं। तो नंद कहता, रमणी, राजदंड पति और पुत्र के मोहजाल से सर्वथा स्वतंत्र है। प्रतिहारी वरुरुचि और स्त्री दोनों को बंदी करता है। नंद के कहने पर इनकी माता को और वरुरुचि को बंदी कर लिया जाता है। नंद कहता, अभी ले जाओ। प्रतिहारी जाकर मालविका को साथ ले आता है। तुम कौन हो? मालविका कहती, मैं एक स्त्री हूँ महाराज। इस पत्र को सुहासिनी नाम की स्त्री के पास पहुंचाने पे मालविका बंदी होती है। अष्टम दृश्य, कुसुमपुर के प्रांत पथ में चाणक्य और पर्वतेश्वर। चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त कहाँ है? पर्वतेश्वर कहता है, चंद्रगुप्त ने बड़ी वीरता से युद्ध किया। समस्त उत्तरापथ में फिलिप्स के मारे जाने पर नया उत्साह फैल गया है। चंद्रगुप्त का प्रवेश, माता पिता की चरण छूता है। नवम दृश्य, नंद की राजसभा, सुहासिनी और राक्षस बंदी वेश में। नंद कहता है, अमात्य राक्षस, ये कौन सी मंत्रणा थी? ये पत्र तुम्ही लिखा है, देखो ये तुम्हारी मुद्रा है। मुद्रा देता है। राक्षस देकर से नीचे कर लेता। कृतज्ञ, बोल उत्तर दे। राक्षस, मैं कहूँ भी तो आप मानने ही क्यों लगे? शक्तार, जीवित हूँ नंद, नियति सम्राटों से भी प्रबल है। मेरे 7 निरपराध पुत्रों का रक्त कल्याणी, 7 मतलब कितने लोगों को मारा। कल्याणी को बंदनी बनाए पर्वतेश्वर का प्रवेश। तो इसमें कल्याणी को पर्वतेश्वर जो है, कल्याणी को बंदनी बनाए पर्वतेश्वर आता है। नंद कहता, आ बेटी असहाय, मुझे क्षमा करो। चाणक्य, मैं कल्याणी के साथ जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। सक्तार कहता है, छुरा निकालकर नंद की छाती में घुसेड़ते हुए, 7 हत्याएं तुमने की है और अब तुम जंगल में जाना चाहते हो? नागरिक, चंद्रगुप्त की जय सब करते हैं। चाणक्य कहता है, अस्तु बढ़ो चाणक्य, अस्तु बढ़ो चंद्रगुप्त, सिंहासन शून्य नहीं रह सकता इन्हें मारने के लिए। चतुर्थ अंक, पहला दृश्य, मगध के राज के उपवन में कल्याणी। कल्याणी कहती, मेरे जीवन के 2 स्वप्न, एक ये 2 दिन के आकाश में नक्षत्र विलास से चंद्रगुप्त की छवि और पर्वतेश्वर से प्रतिशोध। किंतु मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में बंदनी है। पर्वतेश्वर, मगध मेरा है, आधा भाग मेरा है और मुझसे कुछ पूछा तक न गया। चंद्रगुप्त अकेले सम्राट बन बैठा। कल्याणी गाती है, सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, रह ना जाए वे अपने बस में, रूप राशि इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो। पर्वतेश्वर कल्याणी को पकड़ना चाहता, वो भागती, परंतु पर्वतेश्वर पकड़ ही लेता है। कल्याणी उसी का छुरा निकालकर उसका वध करती। चित्कार सुनकर चंद्रगुप्त आता है। कल्याणी कहती, हाँ ये सच है, परंतु तुम मेरे पिता की विरोधी हुए, इसलिए उस प्रणय को, प्रेम पीड़ा को मैं पैरों से कुचल कर दबाकर खड़ी रही। अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं। पिता, लो मैं भी आती हूँ। अचानक छुरी मारकर आत्महत्या करती है। चंद्रगुप्त उसे गोद में उठा लेता है। चाणक्य, तो चाणक्य आके अपने शिष्य को समझाता है, ये क्या कर रहे हो? महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चलो अपना काम करो। यदि वो मर गई तो भी कह रहा है कि उसको छोड़ दो। द्वितीय दृश्य, पथ में राक्षस और सुहासिनी। सुहासिनी, राक्षस मुझे क्षमा करो। राक्षस, क्यों सुहासिनी? यदि वो बाधा एक क्षण और रुकी रहती तो क्या हम लोग इस सामाजिक नियम के बंधन में बंध न गए होते? अब क्या हो गया? नेपथ्य से ज्ञान, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला, शांत गगन सी राग में वो बड़ी तीव्र हाला, लो श्रृंखला सा न कड़ी क्या ये फूलों की माला। तीसरे दृश्य, परिषद भी है। कात्यायन, जो कार्य बिना किसी आडंबर के हो जाए वही तो अच्छा है। मौर्य सेनापति और उनकी स्त्री का प्रवेश होता है। मौर्य, विजयी होकर चंद्रगुप्त लौट रहा है, हम लोग आज भी। कात्यायन कहता, परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है।
सुहासिनी कहती व्यंग ना करो, तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी ही, मुझे इसका विश्वास है। चाणक्य मैं तुमसे बाल्यकाल से परिचित हूँ सुहासिनी, तुम खेल में भी हारने के समय रोते हुए हंस दिया करती हो, तब मैं हार स्वीकार कर लेता था। दूसरा चर प्रणाम करके जय हो आर, वेलक में नई हलचल है। विजेता सेल्यूकस अपनी पश्चिमी राजनीति से स्वतंत्र हो गया है और वो सिकंदर के पूर्वी प्रांतों की ओर दत्तचित है। वेले की सीमा पर नवीन एवं सेना के अस्त्र चमकने लगे हैं। प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सहर्ष युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका। आशा और निराशा का युद्ध, भाव और अभाव का। ये बड़ा परेशान हो जाता है तो मालविका से सब कहता है तो मालविका समझाती है आप महापुरुष है, साधारण सुलभ दुर्बलता न होनी चाहिए आप में देव। बहुत दिनों पर मैंने एक माला बनाई है, माला पहनाती है। मालविका गाती है मधुप कब एक कली का है पाया, जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग। बेशुद्ध हो उस कली से मिलता भर अनुराग, बिहारी कुंज कली का है। चंद्रगुप्त मालविका मनमधुप से भी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है, बेगवान है। चंद्रगुप्त कुछ और गाओ मालविका, आज तुम्हारे स्वर में स्वर्गीय मधुरिमा है। कहती है बज रही बंसी आठों धाम की, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख अभिराम की। हुए चपल मृग नैन मोहवश, बजी बीपंची काम, करी रूप सुधा को दुख, प्यालों ने ही मति बेकाम की। प्रतिहारी कंचुकी से चंद्रगुप्त का प्रस्थान। मालविका कहती है जाओ प्रियतम, सुखी जीवन बिताने के लिए, और मैं रहती हूँ चिर दुखी जीवन का अंत करने के लिए। जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। आर्य चाणक्य की आज्ञा है। गाती है ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी विजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग। पंचम दृश्य में प्रभात में राजमंदिर का एक प्रांत है। चंद्रगुप्त कहता है मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरे माता पिता कहाँ गए, मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें किसने निर्वासित किया। चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धन प्रेम का था। सिंगरण कहता है मालविका की हत्या हो गई है, कदकद कंठ से आपका परिच्छेद पहनकर वो आपकी ही सैया पर लेटी थी। चंद्रगुप्त कहता क्या राक्षस उसका नेता था, मतलब उसने मारा जो मरवाया गया उसको। सिंगरण ने श्वास लेकर तो नियति कुछ अदृष्ट का सृजन कर रही थी सम्राट, मैं गुरुदेव को खोजने जाता हूँ। चंद्रगुप्त विरक्ति सो जाओ, ठीक है, अधिक हर्ष अधिक उन्नति के बाद तो अधिक दुख और पतन की बारी आती ही है। छठा दृश्य सिंधु तट पर पर्णकुटी में चाणक्य और कात्यायन है। कात्यायन राक्षस शेल्यूकस की कन्या को पढ़ाने के लिए वहीं रहता है और ये सारा कुछ चक्रोशी का है। वो उन्हीं दिनों विले की ओर गया है, मैं अपना वार्तिक पूरा कर चुका हूँ। कात्यायन हंसकर ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम सुवासिनी, अच्छा विष्णुगुप्त ग्रहपत्य जीवन कितना सुंदर है ना। चाणक्य कहता है अच्छा तुम सहृदय हो, एक बात कहूँ कर सकोगे, बोलो चंद्रगुप्त और उस यवन बाला के प्रणय में आचार्य बनोगे। आंबिक कहता है अकेले में यवनों का आक्रमण रोकने में असमर्थ हूँ, दोनों छिप जाते हैं आर्य पताके के लिए, गाती अलका का भीड़। संवेद में हिमादि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ हो बढ़े चलो बढ़े चलो। चाणक्य कहता तो इस गांधार और पंचनद का शासन सूत्र होगा अलका के हाथ में और तक्षशिला उसकी राजधानी होगी। बोलो स्वीकार है, और सिंगढ़ इस महाप्रदेश के शासक होंगे। आंबी कहता सब स्वीकार है ब्राह्मण। अलका कहता नहीं भाई, तक्षशिला मेरी नहीं है और तुम्हारी भी नहीं, तक्षशिला तो आर्यावर्त का एक भूभाग है, वो आर्यावर्त का होकर ही रहे, इसके लिए मर मिटो, फिर उसके कड़ों में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा। सिंगरण उसका आलिंगन करके मित्र आंबी मनुष्य आधारता पशुधर्मा है, विचारशील होने से मनुष्य होता और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। चाणक्य सुहासिनी तुम यहाँ कैसे। सुहासिनी सम्राट को अभी तक आपका पता नहीं, पिताजी ने इसलिए मुझे भेजा है, उन्होंने कहा जिस खेल का आरंभ किया उसका पूर्ण और सफल अंत करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं असंभव है, तुम्हें राक्षस से ब्याह करना ही होगा, इसी में हमारा तुम्हारा और मगध का कल्याण है। सुहासिनी कहती महापुरुष मैं नमस्कार करती हूँ। विष्णुगुप्त तुम्हारी बहन तुमसे आशीर्वाद की भिखारिन है, पहले वो प्रेमिका होती है फिर अभी जो है बहन बन जाती है। सप्तम दृश्य कपिसा के राजमंदिर में कार्नेलिया और उसकी सखी। कार्नेलिया कहती बहुत दिन हुए देखा था, वही भारतवर्ष, सुना है ये युद्ध होगा उस चंद्रगुप्त से। कार्नेलिया नमस्कार, तुम्हारे देश में तो सुना है कि ब्राह्मण जाति बड़े तपस्वी और त्यागी हैं। राक्षस हाँ कल्याणी, तो मेरे पूर्वजों का गौरव है, किंतु हम लोग तो बौद्ध है। कार्नेलिया कहती कृतज्ञता पास है, मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते, परंतु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्मित करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो। शुक्रात का तर्क तुमने पढ़ा है। कार्नेलिया मैं तुम्हारी राजनीति नहीं पढ़ना चाहती। राक्षस पाठ थोड़ा अवशिष्ट है, उसे भी समाप्त कर लीजिए, आपके पिता की आज्ञा है। कार्नेलिया एलिस इन दिनों जो ब्राह्मण मुझे रामायण पढ़ाता था वो कहाँ गया। एलिस वो चला गया राजकुमारी। कार्नेलिया पिताजी वो पाप की मलिन छाया विजयों की प्रवंचना में अपने को ना हारिए, महत्वाकांक्षा की दाव पर मनुष्यता तो सदैव हारी ही है ना। अष्टम दृश्य में पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक।
एक सैनिक, मुझे क्या आ गया है मगध, जाना होगा। चंद्रगुप्त, आर्य शक्तार को पत्र देना और सब समाचार सुना देना, मैंने लिख तो दिया है, परंतु तुम भी उनसे ये कह देना कि इस समय मुझे सैनिक अस्त्र तथा अन्न चाहिए। नवम दृश्य में ग्रीक शिविर, कार्नेलिया एलिस। प्रकृति अपनी सृष्टि की रक्षा हीरो की कील से जड़ी हुई काली ढाल कर रही है, और पवन किसी मधुर कथा का भार लेकर मचलता हुआ जा रहा है। ये कहाँ जाएगा एलिस? कार्नेलिया कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? सुहासनी से। मेरा नाम सुहासनी है, मैं किसी को खोजने जा रही थी, सहसा बंदी कर ली थी, वो भी कदाचित आपके बंदी हो। कानेलिया, अच्छा अपनी परीक्षा दो, बताओ तुम विवाहिता स्त्रियों को क्या समझती हो? सुहासनी, धनियों के प्रमोद का कटा छटा हुआ शोभा वृक्ष कोई डाली उल्लास से आगे बढ़ी कुतर दी गई, माली के मन से सवरे हुए गोल मटोल खड़े रहे। कानेलिया, यवन और प्रेम को क्या समझती हो? सुहासनी अकस्मात, जीवन कानन में एक राका रजनी की छाया से छिपकर मधुर वसंत घुस आता है, शरीर की सब प्यारियां हरी भरी हो जाती है, सौंदर्य का कोकिल कौन? कार्नेलिया उसे गले लगाकर, आ सकी तुम तो कभी हो, तुम प्रेम करना चाहती हो और जानती हो उसका रहस्य। कार्नेलिया, किस पर आक्रमण होगा पिताजी? चंद्रगुप्त पर। शैलुकस, प्यार से तो रूठ गई बेटी, भला अपनी कन्या के सम्मान की रक्षा करने वाले को मैं वध करूंगा। सुहासनी गाती है, सखे ये प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी, सके ये प्रेममयी रजनी। दसम दृश्य में युद्धक्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंगरण है। चाणक्य कहता तो युद्ध आरंभ हो गया। सिंगरण कहता हाँ अरे, प्रचंड विक्रम से सम्राट ने आक्रमण किया, यवन सेना थर्रा उठी है। चर तो क्या आ गया है? चाणक्य कहता है, जब चंद्रगुप्त की सेना सिंधु के उस पार पहुंच जाए तब तुम्हें ग्रीकों के प्रधान शिविर की ओर उसे आक्रमण को प्रेरित करना होगा। चंद्रगुप्त के पराक्रम की अग्नि में घी डालने का काम तुम्हारा है। युद्ध, शेलुकस को घायल कर आम्बिक की मृत्यु होती है। यवन सेना का प्रस्थान, एक ओर से चंद्रगुप्त गुरुदेव ने यहाँ भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा, मैं उनका अपराधी हूँ। सिंगरण, सेना महाबल अधिकृत, सिंगरण की जय हो। ग्रामीण दृश्य में यवन शिविर का एक भाग है, चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश होता है। राक्षस आता है, राक्षस कहता है, क्या होगा, आग लग गई, बुझ ना सकेगी तो मैं कहाँ रहूंगा? क्या हम सब ओर से गए? सुहासनी प्रवेश करके, सब ओर से गए राक्षस, समय रहते तुम सचेत ना हुए। राक्षस, तुम कैसे? सुहासनी पूछती है, तुम कैसे हो? चंद्रगुप्त, ये क्या राजकुमारी? छुरी उसके हाथ से छीन लेता है। कार्नेलिया, निर्दयी हो चंद्रगुप्त, मेरे बूढ़े पिता की हत्या कर चुके होंगे, सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देखने को प्यासी हो जाती है ना। चंद्रगुप्त, राजकुमारी तुम्हारे पिता आ रहे हैं। सैनिकों से घिरे हुए शेलुकस का प्रवेश। कार्नेलिया हाथों से मुंह छुपाकर, विजेता सेल्यूकस को भी चंद्रगुप्त के हाथों से पराजित होना पड़ा। बराबर दृश्य, पत्नी साइबेटियस और मेगस्थनीज। साइबेटियस, उसने तो हम लोगों को मुक्त कर दिया था, फिर अवरोध क्यों? मेगस्थनीज, समस्त ग्रीक शिविर बंदे है, ये उसके मंत्री चाणक्य की चाल है। मालो तक शिला की सेना हिरात के पथ में खड़ी है, लौटना असंभव है। मेगस्थनीज, पत्र देकर इसे पढ़ लीजिए, सीरिया और ऑर्टिगोनस की चढ़ाई समीप है, आपको उस पूर्व संचित और सुरक्षित साम्राज्य को न गंवा देना चाहिए। सेल्यूकस उसे गले लगाकर, तब मैं जान गया। कानी, सुखी हो बेटी। कार्नेलिया, सुखी हो बेटी, तुझे भारत की सीमा से दूर न जाना होगा, तू भारत की सामग्री होगी। कार्नेलिया, पिताजी। सलज कार्नेलिया का सेल्यूकस के साथ प्रस्थान। 13वां दृश्य, डांडायन का तपोवन, ध्यानस्थ चाणक्य भयभीत भाव से राक्षस और सुवासनी का प्रवेश। राक्षस, तो चलो वही सामने बैठकर सुवासनी को देखो कौन है। सुवासनी देखकर, आर्य चाणक्य। राक्षस, आर्य चाणक्य, आर्य साम्राज्य का महामंत्री इस तपोवन में। मौर्य, ये ब्राह्मण आके मूंदने खोलने का अभिनय भले ही करे, पर मैं छुरी निकालकर चाणक्य को मारना चाहता है। सुहासनी दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर से अलका सिंगरण और अपनी माता के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, ये क्या पिताजी? सुहासनी, बोलो बात क्या है? सुहासनी, मैंने देखा कि सेनापति आर्य चाणक्य को मारना ही चाहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें रोका। चाणक्य हंसकर, सम्राट, न्याय करना तो राजा का कर्तव्य है, परंतु यहाँ पिता और गुरु का संबंध है, कर सकोगे? चंद्रगुप्त शस्त्र देता है, राक्षस सविनय ग्रहण करता है। 14वां दृश्य, राजसभा, एक ओर से सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइबेटियस, मेगस्थनीज, एलिस और कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश। सब बैठते हैं। चंद्रगुप्त, विजेता सेल्यूकस का मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत। सेल्यूकस, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त, आज से हम लोग दृढ़ मैत्री के बंधन में बंधे। चाणक्य, सुखी रहो सेल्यूकस, हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सब की कल्याण कामना के अलावा और क्या है जिससे अभ्यर्थना करूं? सेल्यूकस, और मैं संधि करके स्वदेश लौटना चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद की बड़ी अभिलाषा थी। चाणक्य, किंतु संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते, हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तुम दोनों ही सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अतः दो बालुकापूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना जरूरी है। चाणक्य, ग्रीस की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ, यही ब्राह्मण की प्रार्थना है। दोनों ही सेल्यूकस के पास आते हैं। सेल्यूकस उनका हाथ मिलाता है।
फूलों की वर्षा होती है और जयध्वनि होता है, चाणक्य मौर्य का हाथ पकड़ कर चलो अब हम लोग चलें, और यहाँ पे नाटक जो है खत्म हो जाता है।